हेलो एवरीबॉडी। तो एज डिस्कस्ड आप लोगों ने PYQs कर लिए, आप लोगों ने चैप्टर कर लिया है। हम आखिरी पड़ाव पर हैं विच इज NCERT रिकॉल। ये आप लोगों की मोस्ट अवेटेड सीरीज में से एक है, क्योंकि आप जानते हो कि ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें NCERT की एक भी लाइन हम छोड़ते नहीं है। अगर किसी लाइन से हमने MCQ बना दिया है तो दूसरी लाइन से असर्शन रीजन होगा, तीसरी लाइन से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा, फोर्थ से मैच द फॉलोइंग होगा, लेकिन NCERT की एक एक लाइन कवर होगी और आपको पता चल जाएगा कि अगर आप अपने आप को NCERT के धुरंधर समझ रहे हो कि मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुकी हूँ, तो सच में कितनी NCERT आती है। और जो भी बच्चे ये सवाल पूछते हैं ना कि लास्ट मोमेंट रिवीजन कैसे करें, पूरा सिलेबस कर लिया है तो रिवाइज कहाँ से करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, तो यहीं से, क्योंकि ये आपको बताएगा NCERT कितनी आती है। और NTA भी क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, NCERT से। तो वही हम करने जा रहे हैं, हर चैप्टर का हम करने जा रहे हैं। लिविंग वर्ल्ड का डेमो लेक्चर आपने आनंद सर के साथ देखा है। ये दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे। तो मिस्टेक नोटबुक अपने पास रखना, मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना, करेक्ट हो तो +4 देते जाना, गलती हो तो मार्क करना कि ये नेगेटिव हुआ। होपफुली वो कम होंगी और उनको जाकर अपनी NCERT में दोबारा रेफर कर लेना, आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, खुद के लिए लिख के जाना, क्योंकि हम 32 के 32 चैप्टर ऐसे करने वाले हैं। तो आपको भी एक ट्रैक रहेगा कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो और कितना अभी बाकी है काम इन चीजों पे करना। अगर आपको ये रिकॉल क्वेश्चंस बाद में खुद से प्रैक्टिस करने, आपको PDF चाहिए, तो उसके लिए प्लीज t.me/anandmani001 टेलीग्राम चैनल है, जाइए इसको ज्वाइन कीजिए। सारे लेक्चर्स के PDF आपको यहीं पर मिलते हैं, t.me/anandmani001। और हम क्विकली हमारी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। बट बिफोर आई बिगिन, अगर आप एक 2026-2027 के एस्पिरेंट है, 11th में 12th में कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वेदर इट इज 1 ईयर 2 ईयर ड्रॉपर्स कोर्स, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं हमारे साथ एट डॉक्टर आनंद मनी रेजिडेंशियल कैंपस हियर इन नोएडा। आप बेस्ट इंडिया की बेस्ट टीम के साथ, टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का यहाँ पे मौका मिलता है। आप anandmani.in साइट पे जाइएगा, वहां पर आप नीट UG क्लिक कीजिएगा, सेव कीजिएगा, आपको सारे के सारे शेड्यूल्ड बैचेस यहाँ पर दिख जाएंगे। ड्रॉपर्स के लिए 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम, यहाँ मैं आपको 1 ईयर प्रोग्राम खोल के दिखा देती हूँ। जस्ट हैव टू गो टू द व्यू डिटेल्स। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 10,000 वो रजिस्ट्रेशन फी है। आप बाय नाउ पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। पूरी टीम यहाँ पर आपको डेडिकेटेड वे में पढ़ाती है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी USP यहाँ पर है कि एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री कैंपस है। डेडिकेटेड टीचर्स का सेट है जो सिर्फ आप पे काम करता है 24 घंटे। फोन्स अलाउड नहीं है, तो एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन निकल जाता है। और जैसे आप देख ही रहे हो, 2025 के बच्चों के साथ हम अभी तक खड़े हैं। पूरा कोर्स हो चुका है तो अब रिवीजन करवा रहे हैं ताकि हम इंपॉर्टेंट चीजें उनके दिमाग में बसा दें। तो हम एंड तक आप लोगों के साथ यहाँ पे रहने वाले हैं। और अगर आप यहाँ कैंपस में हमारे साथ आते हैं तो 24 घंटा आपको सब टीचर्स की अवेलेबिलिटी मिलती है, आपको उनकी गाइडेंस मिलती है, आप उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1-on-1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एवरीथिंग इज हियर फॉर यू। और जो फिजिक्स आप लोगों की थोड़ी सी कमजोर नब्ज रहती है, उसके लिए बेस्ट टीचर्स हम यहाँ पर लाए हैं, क्योंकि नीट में बच्चों को मेजरली वही हेल्प चाहिए होती है। तो NKC सर नाम काफी है, नीरज कुमार चौधरी 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आलोक सोटी सर, विजय सर, सब एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो एकदम मक्खन कर देंगे वो सब्जेक्ट आपका। केमिस्ट्री टीम आप अपने सामने देख सकते हैं, ज्योति मैम, मोहित सर। और बायो के लिए तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, सर होंगे, सर आपको यहाँ पे लाइव पढ़ाएंगे, हर चीज आपके साथ रहेंगे। और उनकी टीम में ऑफ कोर्स मैं भी आपको साथ में बायोलॉजी पढ़ाऊंगी और कीमती मैम भी आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। यहाँ आने से रिलेटेड, शिफ्ट होने से रिलेटेड, रहने से रिलेटेड, क्योंकि पूरी हॉस्टल फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलती हैं, AC रूम्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन एज सच आपको चाहिए तो दिस इज योर नंबर 9007002666। इस पे प्लीज कॉल करना, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे एंड वी ऑल आर वेटिंग हियर फॉर यू। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू द प्रैक्टिस एंड स्टार्ट विद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। चलो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम ऑफ कोर्स टॉपिक वाइज से शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कट हुआ हो या एडेड हो, तो पूरा चैप्टर है, हमेशा से NCERT में था, पूरा हमको पढ़ना है। और NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, NCERT बेस्ड आएंगे। आपने PYQs भी आज सर के साथ डिस्कस किए, तो आपको पता है कि किस तरीके के FATs हैं इसमें से, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पर हम NCERT का कन कन एकदम निचोड़ लेने वाले है ना। तो चलो, आपको मार्क्स साथ साथ में कैलकुलेट करने हैं। मेरे आंसर करने से पहले आपको अपना आंसर लिख देना है और अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। ये हम हर चैप्टर के लिए करेंगे बेटा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चा। चूज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्लीस्ट फॉर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला, सबसे अर्लीस्ट जो साइंटिफिक बेसिस दिया था क्लासिफिकेशन का, वो एरिस्टोटल ने दिया था। किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। अब इन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता था, पर रोटी कपड़ा मकान से तो ज्यादा पता था, क्योंकि सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान, दैट इज फूड शेल्टर क्लोथिंग, उसके बेसिस पर डिवाइड कर देते थे हम सारे ऑर्गेनिज्म को। तो इन्होंने पहली बार बोला था कि नहीं, थोड़ा साइंटिफिक टर्म यूज करेंगे। प्लांट्स के लिए इन्होंने कहा था कि मैं 3 में डिवाइड करूंगा, ट्री, श्रब, हर्ब। क्या देखे थे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे थे कि सबसे लंबे वाले जो ट्रीज हो जाएंगे, उनसे छोटे श्रब्स हो जाएंगे, उनसे छोटे हर्ब्स हो जाएंगे। और एनिमल्स के लिए उन्होंने कहा था अगर आपके पास RBC है, रेड ब्लड सेल है, तो एक ग्रुप बनाया था, और जिनके पास नहीं है उनको दूसरा ग्रुप बनाया था।
जिनके पास आरबीसी नहीं है उन्होंने अनाइमा कहा था, और जिनके पास आरबीसी है उन्हें इनाइमा कहा था। देखो स्पेलिंग्स देख लो कुछ इस तरीके से। खैर इतना डिटेल आएगा नहीं, पर ये सारे ही सेंटेंस एकदम ठीक हैं। तो आंसर आपके पास क्या हो जाता है, डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट, ऐसी चीजों को सर्कल करना सीखो बेटा, किससे डील नहीं करता। तो लीनियर सिस्टम के 3 ही तो ड्रॉबैक थे, है ना, कि आप यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को अलग नहीं कर पा रहे। क्योंकि लीनियस क्या कहते थे, अगर सेल वॉल है, देखो बहुत सिंपल सी चीज वो कहते थे, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उठा के प्लांट में डाल दो, अगर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है, तो उनको रख दो एनिमल में। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, सेल वॉल ना होना या मैं कहूँ सेल वॉल होना, आपको पता है बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है और वो कहाँ, एक प्रोकैरियोट है ना, एक प्रोकैरियोट है। एल्गी के पास सेल वॉल है, वो यूकैरियोट है। तो आप हायर ऑर्गेनिज्म को लोअर ऑर्गेनिज्म के साथ रख दोगे इस क्राइटेरिया के चलते। तो ये इससे वो डील नहीं कर पा रहे थे, सही बात है। डिड नॉट डील का मतलब ये कि ये चीज उन्होंने सोची नहीं। फिर मैं कहूँ यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, तो 2 एग्जांपल एनसीईआरटी देती है, क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। उसको आपने एल्गी में रखा हुआ है, अब वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है। यूनिसेल्युलर को आप मल्टीसेल्युलर के साथ रख दे रहे हो। सिमिलरली नॉन फोटोसिंथेटिक में फंगस है, फंगस के पास सेल वॉल है और प्लांट के पास सेल वॉल है, तो आपने फंगस और प्लांट को एक साथ कर दिया। तो ये सारी चीजें आपने डील नहीं करी ना, इन सारी चीजों के बारे में आपने सोचा नहीं। तो जो ड्रॉबैक्स हैं उन्हीं की बात करें, और तीनों सेंटेंस एनसीईआरटी के हैं, आंसर हो जाएगा डी। पूरी एनसीईआरटी दिमाग के सामने घूमनी चाहिए बेटा, और अगर सही आंसर लिखते जा रहे हो तो टिक लगाते जाओ, 1 नंबर +4 खुद को देते जाना। जब नेगेटिव करोगे तो -1 करते जाना, ठीक है। और मुझे मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताना। ये हम पूरी सारे चैप्टर्स के साथ करेंगे, 32 के 32 चैप्टर्स के साथ करेंगे। हम देखते जाएंगे कि कितना हमारा पकड़ एनसीईआरटी पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो, मोनेरा की सेल वॉल अगर मैं देखूं तो ये तो मुझे याद रखना है, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन में एक तो सेल्यूलोज आ जाएगा और मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड आ जाएगा। तो नॉन सेल्यूलोज ओनली नहीं है, काइटिन नहीं है, ठीक है, सेल्यूलोज भी नहीं है, हमें पता है, क्योंकि इनकी सेल वॉल ना देखो पेप्टिडोग्लाइकन है। आंसर तो आपको मिल चुका है, इनकी सेल वॉल क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन। जिनको नहीं पता मैं दोबारा से बता दूं, ये 2 चीजों का मिलकर बनता है बेटा। इसमें एक पेप्टाइड आ गया और दूसरा वर्ड क्या है, ग्लाइकन। तो पेप्टाइड वर्ड तो पॉलीपेप्टाइड, तो वो क्या हो गया, अमीनो एसिड्स, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ग्लाइकन यानी कि क्या हो गया, शुगर, पॉलीसेकेराइड। और ये पॉलीसेकेराइड मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है, पर इसमें सेल्यूलोज नहीं है। सेल्यूलोज आपको प्लांट में मिल रहा है, मोनेरा के पास सेल्यूलोज नहीं है। तो ये नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड होता है, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड होता है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको मोनेरा में देखने को मिलेगा। प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूं तो ये कीमोसिंथेटिक नहीं होते, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। प्लांट्स में भी आप हायर प्लांट्स में जाएंगे तो आपको फोटोसिंथेटिक ही मिलेगा। ये चीज पता है, आप इस क्वेश्चन से भी सॉल्व कर सकते थे, और ये चीज आप चाहें मतलब ये क्वेश्चन आप चाहें तो इस चैप्टर से भी सॉल्व कर सकते थे और रेवोल्यूशन से भी सॉल्व कर सकते थे। वहां पर बताया कि जब पहला प्रोकैरियोट बना ना तो वो कीमो हेट्रोट्रॉफ था, फिर वो धीरे धीरे कीमो ऑटोट्रॉफ बना, फिर लाइट आ गई तो फिर वो फोटो ऑटोट्रॉफ की तरफ जाने लगे जो हायर ऑर्गेनिज्म थे। तो कीमो सिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको मोनेरा में देखने को मिलता है। एक टेबल दिया हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के स्टार्टिंग में, वहां पे सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, पांचों की पांचों किंगडम का। और मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, क्योंकि बाकियों में अगर आप प्रोटिस्टा में चले जाओगे तो फोटोसिंथेटिक आपको मिल जाएंगे और कुछ डिकम्पोज स्लाइम मोल्ड वगैरह आपको मिल जाएंगे। फंगस सारे हेट्रोट्रॉफ होते हैं, प्लांट सारे फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, एनिमल फिर सारे होलोजोइक हैं, ढीठ है। लेकिन मोनेरा में वेराइटी मिलती है, ये कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ भी हैं, ये फोटोसिंथेटिक भी हैं। तो आप दोनों तरीके से इसको याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लोगे। तो ये आपको मोनेरा में देखने को मिल रहा है ना। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम और ईयर दोनों। तो ईयर क्या था 1969 और साइंटिस्ट का नाम क्या था आर.एच. विटेकर। आंसर क्या हो जाएगा, ए। प्लीज यहाँ साइंटिस्ट का नेम भी याद रखिएगा। एक्चुअली तो हमें सारे ही साइंटिस्ट के नेम यहाँ पे याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहला साइंटिफिक मोड ऑफ क्लासिफिकेशन हमें एरिस्टोटल ने दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें लीनियस ने दिया, 5 किंगडम हमें आर.एच. विटेकर ने दिया, 6 किंगडम हमें कार्ल रूस ने दिया। बीच में 3 किंगडम और 4 किंगडम भी आता है। 3 किंगडम हमें हैकल ने दिया, 4 किंगडम हमें कॉपलैंड ने दिया। 3 और 4 ना एनसीईआरटी में नहीं है, भूल जाओगे तो चलेगा, लेकिन 2 तो है, लीनियस ने दिया, याद रखना। 5 तो है, विटेकर ने दिया, याद रखना। 6 तो है, कार्ल रूस ने दिया, याद रखना। बार बार बोलते रहो, बार बार याद करते रहो। अगर आंसर ए किया है तो खुद को +4 दे दो। अगला क्वेश्चन करो। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोकैरियोट, जिसमें बैक्टीरिया, मोसेस, फर्न्स, फंगस, टेरिडोफाइट, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें से हमको चूज करना है। तो बेटा 5 किंगडम में ना इकलौती किंगडम है जो प्रोकैरियोट है, बाकी की चारों किंगडम यूकैरियोट है। और वो जो इकलौती किंगडम प्रोकैरियोट है उसका नाम क्या होता है, मोनेरा।
उसका नाम क्या होता है, मोनेरा। और उस किंगडम में होते कौन है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया। उस किंगडम में होते कौन है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया, और कुछ नहीं और कोई नहीं। आप यहाँ पे और कोई भी ले लीजिए, है ना। उसके अंदर क्या मोसेस आएंगे, नहीं, वो एल्गी में चले जाएंगे, फर्न्स एल्गी में चले जाएंगे, फंगस तो अलग किंगडम हो जाएगा, टेरिडोफाइटा आपके पास अगेन प्लांट किंगडम के अंदर आ जाएगा। ये आपके पास ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये है इंपॉर्टेंट। ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम में एल्गी है बट दिस इज अ बैक्टीरिया विच इज साइनोबैक्टीरिया, इसलिए सारे ऑप्शंस रीड करना बहुत जरूरी है। दिस इज साइनोबैक्टीरिया। फिर जिम्नोस्पर्म में फिर किंगडम प्लांटी की बात करें, ये फिर किंगडम प्लांटी की बात करें, तो एक आपका बैक्टीरिया, क्योंकि मोनेरा में सारे बैक्टीरिया होते हैं, और एक बैक्टीरिया के नाम में एल्गी आता है क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो दो चीजें हमारे पास यहाँ पर आ गई जो कि प्रोकैरियोट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन करते हैं, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी है, काइटिन। सेल वॉल सबकी याद रखो। मोनेरा में पेप्टिडोग्लाइकन मिलेगा, प्रोटिस्टा में जाओगे तो अलग अलग होगा, क्राइसोफाइट में आपको सिलिका के शेल मिलेंगे, डायनोफ्लैजिलेट में जाओगे तो सेल्यूलोजिक प्लेट मिलेंगी, यूग्लिना के पास सेल वॉल होती नहीं, पेलिकल की कवरिंग होती है प्रोटीनेशियस, स्लाइम मोल्ड के पास सेल वॉल होती नहीं, स्लाइम मोल्ड के स्पोर्स के पास ट्रू सेल वॉल होती है, प्रोटोजोआ में जाओगे तो नहीं मिलेगी मोर और लेस आपको सेल वॉल, लेकिन हाँ मरीन फॉर्म्स के पास सिलिका होता है अमीबॉइड प्रोटोजोन में, याद आ रहा है, एनसीईआरटी घूम रही है आंखों के सामने। और अगर मैं प्रोटिस्टा से आगे जाऊं फंगस, तो फंगस के पास काइटिन है। प्लांट के पास जाएंगे तो उसमें सेल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, एल्गी का अलग लिखा हुआ है, प्लांट का अलग लिखा हुआ है, पर मेजरली दोनों के पास सेल्यूलोज प्रेजेंट होती है। और एनिमल के पास जाओगे तो सेल वॉल नहीं मिलेगी। 1 मिनट लगा, सारी सेल वॉल रिवाइज हो गई। कोई भी सेल वॉल का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लोगे, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जहां पर कुछ भी इन्होंने प्रिंट नहीं किया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ओके, तो हम नेक्स्ट पर आ रहे हैं विच इज किंगडम मोनेरा। हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लिया, अब हम एक एक जो है टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो मोनेरा के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलो, आपको मोनेरा आता है, पहले तो दिमाग में सोच के रखो, आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी है, आपने प्रतिज्ञा बैच में आनंद सर के साथ भी पढ़ा है, मोनेरा आता है। आता है तो गलती नहीं करनी, मुझे एक भी नेगेटिव नहीं चाहिए आपका। क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, चूज करना है। किंगडम मोनेरा में एक ही मेंबर आते हैं जिनका नाम है बैक्टीरिया। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और तो कुछ आता ही नहीं उसके अंदर, चाहे आर्की बैक्टीरिया आए चाहे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आए, आएगा तो बैक्टीरिया ना। अच्छा, फिर ये सबसे ज्यादा अबंडेंट मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बैक्टीरिया जो आंखों से नहीं दिखता, वो मैक्रो कहां से हो जाएगा, तो ये तो गलत है। बैक्टीरिया अकरेंसेस लिमिटेड टू सम एरिया, बैक्टीरिया के बारे में तो लिखा जाता है ये इतने भयंकर कॉस्मोपॉलिटन है, ये कहां नहीं मिल रहे। ऐसी हार्श कंडीशन जहां कोई सरवाइव नहीं करता, ये वहां पर भी मिलते हैं, ये आर्की बैक्टीरिया है। तो लिमिटेड टू सम एरिया, इतनी बड़ी गलती तो हम करेंगे नहीं। बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट में नहीं रह सकते, नहीं, यही रह सकते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट में कोई मिलता है ना तो बैक्टीरिया ही मिलता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ए। बेटा मैं आप लोगों के सामने ना इतना डिटेल इसीलिए सॉल्व करी हूं ताकि मैं आपको अप्रोच सिखा सकूं, कब क्वेश्चन में कहां सर्कल करना होता है। हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करो ताकि सिली मिस्टेक के चांसेस कम हो जाए। मैं हमेशा राइट साइड टिक और क्रॉस लगाती हूँ, तो आप पेपर में भी ऐसे करना, यहाँ पर अपने टिक और क्रॉस लगाना, और जो आपका फाइनल आंसर होगा उसको यहाँ पे टिक लगाना, ताकि जब आप OMR फिल करने लगो तो आप यहाँ और यहाँ से कंफ्यूज ना हो। देखो, एलिमिनेट करना जरूरी है, टिक क्रॉस नहीं लगाओगे तो गलती होगी, लेकिन जब इससे OMR भर रहे होगे तो याद रखना बस इस साइड को खाली रखना है, इस साइड पे कचरा नहीं होना चाहिए, इस साइड पे सिर्फ आंसर पे टिक होना चाहिए, उसको उठाना OMR में फिल करना, कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी। और हमेशा अपने पेन पेपर का यूज करो, सर्कल करो जहां पर सिली मिस्टेक हो सकती है। जब सिली मिस्टेक से आप मार्क्स खो देते हो ना, उससे बड़ा गिल्ट कुछ नहीं होता, वो रिग्रेट जिंदगी भर परेशान करता है कि मैंने साल लगाया, मैंने मेहनत करी, मुझे आता था, मैंने सिली मिस्टेक कर दी। तो एटलीस्ट वो मत होने देना अपने आप के साथ, बाकी तो किस्मत की बात, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया की कितनी कैटेगरीज होती है, 4। आप जानते हो कौन कौन सी है, फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लो। एक हमारे पास आती है बैसिलस, दूसरी हमारे पास आती है कोकस, कोकस के बाद हमारे पास आती है स्पाइरेला या स्पाइरेलम या स्पाइरल शेप, और लास्ट में आती है विब्रियो जिसको कहते हैं कोमा शेप। तो ये 4 शेप्स हमारे पास होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखो अभी यहाँ पे नंबर पूछा है, हमसे नाम भी पूछ सकते थे तो हमने वो भी रिवाइज कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोनेरा हमारे पास हो गया। अब मोनेरा में हमारे पास आर्की बैक्टीरिया जो सब टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एनसीईआरटी अपने पूरी कवर करने वाले हैं, पूरी, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मिथेनोजेंस। आपको पता है आर्की बैक्टीरिया को 3 में डिवाइड किया हुआ है, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस, ठीक है। मिथेनोजेंस वो होते हैं जो आपको मार्शी एरिया में मिलते हैं। तो सी का 1 मुझे 2 ऑप्शन में मिल रहा है, 2 ऑप्शन में सीधा एलिमिनेट करूंगी। अप्रोच समझो, जो इजी है उसको पहले पकड़ो, है ना। हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स जो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन में आपको मिल रहे हैं। तो हाई टेम्परेचर यानी हॉट स्प्रिंग्स, है ना। तो बी आपके पास क्या हो जाने वाला है, 3, वो इस ऑप्शन में, मैं इसको भी एलिमिनेट कर दूंगी।
और हेलो, ये हेलाइन वर्ड ये कहाँ से आ रहा है? ये सॉल्टी कंडीशन से आ रहा है, ये हाईली सॉल्टी कंडीशन में रह रहे हैं। तो ए का आपके पास क्या हो जाएगा 2 और आंसर क्या हो जाएगा सी, और आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा यहाँ पे। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग। आर्की बैक्टीरिया क्यों हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं? एक तो इनकी सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड की ब्रांचिंग है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग है। दूसरा, इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी एक नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होता है। इनके पास ऐसे स्पेशल बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं जो इन्हें हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। अब आप देखो, क्या इनके पास एक डेफिनेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होगा? बेटा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता। 70S राइबोसोम तो हर बैक्टीरिया के पास मिलता है, इनके पास अलग क्या हो गया? मैं आपको एलिमिनेट करना बता रही हूँ। क्या इनके पास कुछ अलग से मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होते हैं? नहीं, किसी भी बैक्टीरिया को आज तक कोई मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल नहीं दिया गया है। तो आपको नहीं भी पता था, आप तब भी एलिमिनेट कर सकते थे। वैसे आपको पता होना चाहिए इनके लिपिड में स्पेशल ब्रांचिंग और डिफरेंट सेल वॉल का स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसके साथ हम एंट्री कर रहे हैं किसमें? यू बैक्टीरिया में। फिर यू बैक्टीरिया शुरू हो जाता है जिसमें दो तरीके के बैक्टीरिया आपको मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक वाले और हेट्रोट्रॉफिक वाले। सॉल्व करते हैं। हमसे पूछ रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? तो जो साइनोबैक्टीरिया, जिसमें दो एग्जांपल आपको दिए जाते हैं, नोस्टोक और एनाबिना, उसका डायग्राम एनसीईआरटी देती है और वो बोल रही है कि वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। आधे सेल्स ग्रीन कलर के क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स ब्लू कलर के होते हैं जिनके पास हेट्रोसिस्ट होता है और उस हेट्रोसिस्ट की वजह से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन स्पेशल सेल करता है। वो स्पेशल सेल क्या रिप्रोडक्टिव सेल है? नहीं, वो स्पेशल सेल वेजिटेटिव सेल है, उसका रिप्रोडक्शन में कुछ लेना देना नहीं है। अगेन यहाँ पर क्रॉस नहीं लगाना, यहाँ पर क्रॉस लगाना है, तो ये तो होगा नहीं। तो वो वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। एज वेल एज रिप्रोडक्टिव, वो रिप्रोडक्टिव नहीं है, वो एक वेजिटेटिव सेल है जिसको आप हेट्रोसिस्ट कहते हो। आपको साइनोबैक्टीरिया में मिल रहा है जिसके दो एग्जाम्पल है, एक नोस्टोक और एक एनाबिना। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहले तो इसको सर्कल करना ताकि आप गलती ना करो। तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो पहले आपको बता रखे साइनोबैक्टीरिया विच इज ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, उसके बारे में बता रखे। फिर वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के बारे में आपको बताते हैं। तो अब आप बना रहे हो किसी सब्सटेंस को, बना रहे हो तो आप इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से बनाओगे, तो आप केमिकल से उसको मतलब बना रहे हो तो आप वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ नाम उसका यूज करते हो, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस नहीं है वहां पे। तो दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, और उस रिलीज एनर्जी से वो अपना एटीपी बनाते हैं। सही बात है, उसी रिलीज एनर्जी से वो अपना एटीपी बनाते हैं, खुद बना रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बना रहे हैं, रिलीज एनर्जी से एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, अगर आप एक्चुअल फैक्ट में जाओगे तो आपको समझ में आएगा वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक अपना खुद बनाते हैं, फिर उसके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी लेते हैं, पर पहला फॉर्मेशन खुद करते हैं। थोड़ा इनकम्प्लीट सेंटेंस है पर एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, कभी खोल के देखना एनसीईआरटी, डायरेक्ट लाइन है कि इनऑर्गेनिक का ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। नहीं पता तो अभी खोल के देख लो, रिवाइज हो जाएगा, और उस रिलीज एनर्जी से इनको एटीपी मिलता है। एकदम ठीक स्टेटमेंट है। जस्ट उसके बाद एनसीईआरटी लिखती है कि इसीलिए न्यूट्रिएंट रिसाइकिल करने में ना इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, क्योंकि आप इन्हीं को तो रिलीज कर रहे हो ना, इन्हीं का आप यूज कर रहे हो, इसी की आप साइकिल चला रहे हो, इन्हीं को आप रिलीज कर रहे हो, तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में भी काम आ जा रहा है। इनको अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सोलर एनर्जी चाहिए नहीं। अगर कभी कोई भी सोलर एनर्जी या सन को यूज करता है ना, उसके नाम में याद रखना फोटो जरूर होगा, तो उसके पास वैसा पिगमेंट होगा कि वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर पाए। तो प्लीज इस बात को याद रखना, कभी सोलर एनर्जी अगर आ रही है ना तो नाम में फोटो जरूर होगा। इनके नाम में कहीं फोटो वर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना बेटा, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। और हमसे पूछा भी क्या है, इनकरेक्ट या रॉन्ग पूछा है, तो आंसर तो मुझे मिल गया, बट मैं लास्ट ऑप्शन भी रीड कर लूंगी। दे कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। होता ही यही है, ये इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना खाना बनाते हैं, फिर ये उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। तभी मैं कह रही हूँ ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, बट एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसीलिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है, तभी हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कुछ भी आपकी नजरों से छूटे ना। अगला क्वेश्चन देखो जरा यहाँ पे, हियर आर फ्यू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, ठीक है, डेफिनेटली है ना, कुछ स्टेटमेंट्स मुझे दी हुई हैं और मुझे इनके बेसिस पर उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है। उसके पास सेल वॉल नहीं है, वो सबसे छोटा लिविंग सेल है, माइकोप्लाज्मा की बात हो रही है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल 2 चैप्टर में दिया हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी दिया हुआ है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी दिया हुआ है, और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल से ही हमें पता है कि वो माइकोप्लाज्मा की बात करें। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यस, एंड दे आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। किसकी बात हो रही है? माइकोप्लाज्मा की बात हो रही है। तो आंसर आपके पास क्या होगा? सी होगा।
अगला क्वेश्चन जिसके साथ हम एंट्री करें किंगडम प्रोटिस्टा में, क्योंकि लास्ट यहीं पर आपका मोनेरा खत्म हो जाता है, अपने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपकी किंगडम प्रोटिस्टा से। तो प्रोटिस्टा अपने दिमाग में लेकर आओ, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात करने वाले हैं, और आपकी जो डिविजन है जिसमें क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन, 5 इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी समझ में आई है या नहीं। आई होप मोनेरा तक आप लोगों ने फुल स्कोर किया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली, क्या होते हैं प्राइमरीली बेटा? पैरासाइट नहीं होते ये, टेरेस्ट्रियल कुछ मिलेंगे पर मेजरली ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। फोटोसिंथेटिक भी होते हैं पर हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, पर जो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है कि मेजरली आपको क्या मिलने वाले हैं? एक्वेटिक मिलने वाले हैं, पानी में मिलेंगे, मोर और लेस पानी में ही मिलते हैं। आंसर हो जाएगा सी, है ना, वही डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी की। Which of the following are placed under protista? तो प्रोटिस्टा में बच्चा क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट भी आता है, यूग्लिना भी आता है, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन भी आता है, यही सारे उसके डिवीजन है, तो ये भी हमने रिवाइज कर लिया। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक विद, बेटा डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी की आगे पीछे इस तरीके से दी हुई है, तो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो मैं आपको मतलब समझा सकती हूँ। इसमें यूग्लिना आता है, यूग्लिना के आधे कैरेक्टर प्लांट वाले, आधे एनिमल वाले, और इसके जस्ट बाद जो किंगडम शुरू होने वाली है वो फंगस है। तो ये लिंक तो है ना, प्लांट, एनिमल, फंगस सबके साथ लिंक है। दूसरा, इसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं, तो वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट आने की वजह से आप क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला को इधर ला सकते हो, है ना। जो पहले किस में रखे थे? प्लांट में, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, उसको भी आपको यहाँ लाना पड़ेगा क्योंकि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। और प्रोटिस्टा में सारे के सारे कौन आते हैं? कौन आते हैं? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट ही तो आते हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट ही तो आते हैं। तो याद है एनसीईआरटी की लाइन थी, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला जो पहले एल्गी थी उनको यहाँ लाना पड़ेगा, फिर पैरामीशियम अमीबा जो पहले एनिमल्स थे उनको यहाँ लाना पड़ेगा। तो उस चक्कर में आप डिफरेंट फाइला के एग्जाम्पल्स यहाँ पर लाते हो, और जब आप यहाँ पर लाते हो इसलिए कहते हैं इसकी कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, किसी का भी मेंबर इसमें है। अगर उसके कैरेक्टर, अब फंगस में आप देखो ईस्ट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो वो रखना हमें उसको खैर फंगस में ही पड़ता है, पर क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। तो प्रोटिस्टा में ना क्लियर कट बाउंड्री है, और ये डायरेक्ट लिंक भी बना रहा है आगे फंगस, प्लांट, एनिमल सबके साथ, ये सबके साथ लिंक बना रहा है। तो आंसर आपके पास क्या होगा? डी। बहुत सारे तरीके हैं इसके समझने के, और किसी ने एनसीईआरटी एक बार रीड भी करी है ना, तो पहली लाइन वो लिखते हैं कि दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक, ये वाली लाइन लिखेंगे, और उसके बाद जस्ट लिखेंगे कि दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन द अदर क्लासेस, बिटवीन द अदर डिविजन, जिसमें प्लांट, एनिमल, फंगस तीनों आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, आई होप आपकी एनसीईआरटी रिकॉल हो रही हो, जिसमें सबसे पहला डिवीजन है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में आपको पता है दो एग्जांपल है, डाई आइटम्स आते हैं, गोल्डन एल्गी आते हैं, जिनको हम डेस्मिड्स कहते हैं। ये दो ही तो एग्जांपल हमको दे रखे हैं। डाई आइटम से आपको डाई एटमीशियस अर्थ याद आ रहा होगा। यूग्लिना किसका एग्जाम्पल है? यूग्लिनोइड का, बहुत बढ़िया। गोनियोलेक्स क्या है? रेड एल्गी, और ये किसका एग्जाम्पल होता है? डायनोफ्लैजिलेट का, बहुत बढ़िया। स्लाइम मोल्ड तो पूरा एक अलग डिवीजन है ही स्लाइम मोल्ड के नाम से। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डज नॉट अप्लाई टू डाई एटम्स। इसमें से क्या डाई एटम्स पे अप्लाई नहीं होता? डाई एटम की सेल वॉल में सिलिका मिलेगा, सिलिकॉन मिलेगा, इट इज इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिकॉन। नॉट बताना है, देखो मैंने सर्कल किया, एक्टिव रहो यहाँ पे। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू हाफ शेल दैट फिट टाइटली टुगेदर। देखो इस तरीके से लाइक अ सोप बॉक्स वो फिट करता है, दो अलग अलग शेल होते हैं, दो हाफ शेल होते हैं। डाई एटम्स एक क्राइसोफाइट है, जी हाँ। क्या वो एक मल्टीफ्लैजिलेट है? नहीं, ये गलत हो गया ना। डाई एटम्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो पैसिवली फ्लोट करते हैं, उनको फ्लैजिला की जरूरत नहीं है मूवमेंट के लिए, वो सरफेस पर पैसिवली फ्लोट करते हैं, और उनके पास कोई मल्टीपल फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाई एटमीशियस अर्थ किसके लिए यूज नहीं हो सकता? देखो क्वेश्चन बहुत ढंग से रीड करना, कि इट इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट, मतलब आपसे पूछ रहे हैं किसके लिए नहीं यूज हो सकता। अपने दिमाग को ये बताने के लिए कि आप सिली मिस्टेक ना करो, नोट लिख लो, वो नोट पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। डाई एटमीशियस अर्थ का आप पॉलिशिंग के लिए यूज करते हो, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के लिए यूज करते हो, साउंड एंड फायर प्रूफ रूम। यहाँ थोड़ा सा आप फंस सकते हैं, इट्स अ टिकल, इट्स बिट ऑफ अ पिकल, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। थोड़ा अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो वैसे आंसर कर सकते हैं कि बायोगैस का डाई एटमीशियस अर्थ से कुछ लेना देना होगा नहीं, यहाँ तो एक पूरा फर्मेंटेशन का प्रोसेस करना पड़ता है, ये कैसे करेगा? डाई एटमीशियस अर्थ क्या है? उसमें सिर्फ सिलिका का डिपोजिशन है, जो मर गया है ऑलरेडी, वो मरा हुआ डाई एटम है, तो जिंदा कुछ नहीं है, वो प्रोसेस कैसे करेगा? तो उससे आप आंसर कर सकते हो कि बायोगैस तो नहीं बनाएगा, कॉमन सेंस है। वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि हाँ, डाई एटमीशियस अर्थ का यूज किया जाता है रूम्स को साउंड और फायर प्रूफ बनाने के लिए। तो आपने कुछ नया भी सीख लिया, इसी बहाने आपने कुछ नया भी सीख लिया। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस आर, आप बताइए। लास्ट लाइन लिखी हुई है क्राइसोफाइट्स के बारे में, जहां लिखा हुआ है उसकी लास्ट लाइन लिखी हुई है कि डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। ये सारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं, और चीफ प्रोड्यूसर्स ओशियंस में यही होते हैं, है ना। पैसिवली ये फ्लोट कर रहे हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन रिकॉल हो रही है अच्छे से, मजा आता है इसको सॉल्व करने में।
अगला क्वेश्चन हम डायनोफ्लैजिलेट का करने वाले हैं। हर एक पैराग्राफ से देखो आपको 5 से 10 क्वेश्चन बनाकर हम दिखा रहे हैं ऑन एन एवरेज, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे बाहर क्या आएगा, इससे बाहर क्या आएगा, थोड़ी लैंग्वेज बदली जाएगी, थोड़ा उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, पर अगर एनसीईआरटी आती है तो कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे। आगे देखो, डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली, अब डायनोफ्लैजिलेट्स भी एक्वेटिक होते हैं, और इसकी पहली लाइन ही एनसीईआरटी लिखते हैं कि मोस्टली ये कैसे हैं, मरीन, फ्रेश वाटर वाले नहीं है, सी में मिल रहे हैं, मरीन वाटर में मिल रहे हैं, चाहे डाई आइटम्स या चाहे क्राइसोफाइट्स चाहे डायनोफ्लैजिलेट्स, मेजरली आपको कैसे मिल रहे हैं, मरीन मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू सुपर अबंडेंस ऑफ, वार्म वाटर में जो रेड टाइड्स आती है आपको दिखाई दे रही है, हम रेड सी की बात नहीं कर रहे, जो रेड टाइड्स आ रही है ऊपर ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा डायनोफ्लैजिलेट वहां पर ग्रो कर गया, और कौन से वाला डायनोफ्लैजिलेट ग्रो किया है, गोनियोलेक्स, तो उसने पूरा सरफेस कवर कर दिया, उसकी बहुत ज्यादा अबंडेंस हो गई है, तो दिस इज ड्यू टू अ डायनोफ्लैजिलेट, आंसर होगा ए। अब आपको पता होना चाहिए गोनियोलेक्स क्या है, एक डायनोफ्लैजिलेट है, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, डायनोफ्लैजिलेट्स हैव अ सिंगल फ्लैजिलम इन द ट्रांसवर्स ग्रूव बिटवीन द सेल प्लेट्स, उसके पास भी सेल की प्लेट्स हैं, सेल्यूलोजिक प्लेट्स हैं कह रहे हैं, और उसमें आपको पता है एक ग्रूव बना हुआ है, जैसे ऐसा नहीं है जैसे सॉप बॉक्स होता है ना, वो तो हमें पता है क्राइसोफाइट में, इनके पास तो इस तरीके से एक डायग्राम बनाया हुआ है जहां पर बीच में एक ग्रूव बनाई हुई है, तो दो ऐसा दो अलग अलग ढक्कन नहीं है, पर बीच में एक नाली है, एक ग्रूव है, और उस ग्रूव में से इनके फ्लैजिला निकल रहे होते हैं। तो डायनो वर्ड का मतलब समझते हो, दो फ्लैजिला है ना, एक इनके पास ट्रांसवर्स वाला है, एक इनके पास लॉन्गिट्यूडनल वाला है। तो ये कह रहे हैं अ सिंगल फ्लैजिलम इन द ट्रांसवर्स ग्रूव बिटवीन द सेल प्लेट्स, अ सिंगल फ्लैजिलम इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बिटवीन द सेल प्लेट्स, दिमाग मत लगाओ, दोनों हटा दो, क्योंकि एक फ्लैजिला नहीं है, दो फ्लैजिला इनके पास, तो दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है, दूसरा ट्रांसवर्स होता है, और दोनों प्लेट्स के बीच में एक फरो है, कैसे छोटी सी नाली जा रही है दोनों वॉल प्लेट्स के बीच में, वहां पर आपको मिल रहे हैं दो फ्लैजिला, एक ट्रांसवर्सली होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है, तभी तो वर्लिंग विप लाइक मूवमेंट आती है, जैसे लट्टू नहीं घूमता वैसे वर्लिंग विप लाइक मूवमेंट आती है, इसीलिए ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है, अपनी एक्सिस पर भी घूम रहा है और राउंड भी घूम रहा है, दो फ्लैजिला होते हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल, नहीं पता था तो अब पता चल गया, आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस टॉक्सिन दैट मे किल अदर मरीन एनिमल्स लाइक फिशेस, गोनियोलेक्स बेटा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं करे, पर गोनियोलेक्स जब रेड टाइड बनाता है तो वो टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से अंडरलाइंग फिशेस की डेथ हो जाती है, उस टॉक्सिन का नाम आता है सैक्सी टॉक्सिन, ठीक है। और आप ये चीज जो है पढ़ोगे, मतलब एक और टॉक्सिन का नाम आप पढ़ते हो एनिमल किंगडम में, वो लिखा नहीं होता एनसीईआरटी में, पर वो भी आता है कि जो आपके सिलेंट्रेट्स हैं, अब उनके पास नीडोब्लास्ट सेल है, नीडोब्लास्ट सेल के अंदर जब वो आपको इस तरीके से हिट, आपको या प्रेडेटर को जब हिट करता है तो उसमें से भी टॉक्सिन रिलीज होते हैं, वो हिप्नोटॉक्सिन है, वो वहां पर हिप्नोटॉक्सिन है, ये यहाँ पर सेक्सी टॉक्सिन है, खैर नाम आ जाए तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, आंसर यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम यूग्लिनोइड्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूग्लिनोइड्स जिनमें आपको यूग्लिना मिल रहा है, वो आपको कहाँ मिल रहा है, क्या वो आपको फ्रेश रनिंग वाटर में मिल रहा है, फ्रेश खड़े पानी में स्टेगनेंट वाटर में मिल रहा है, मरीन एनवायरनमेंट में मिल रहा है, या दोनों में मिल रहा है। तो जो एनसीईआरटी की लाइन है वो सारे यूग्लिना के बारे में नहीं है, मेजॉरिटी के बारे में, पर पहली लाइन है, यूग्लिनोइड वाला पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो पहली लाइन है कि मेजॉरिटी जो यूग्लिनोइड होते हैं वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, और वो भी खड़े पानी में स्टेगनेंट वाटर में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं मोस्ट करेक्ट जो चूज करूंगी वो फ्रेश स्टेगनेंट वाटर को चूज करूंगी, और आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी। देखो वो लाइन है जो शायद आप सोचते भी नहीं हो, आप ऐसे रीड करके हटा देते हो, कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे आ गए, जैसे क्राइसोफाइट में आपसे पूछना कि मरीन वाटर है या फ्रेश वाटर है, आपसे डायनोफ्लैजिलेट में ये सेम चीज पूछना कि मेजॉरिटी कहाँ मिल रहा है, मरीन वाटर में या फ्रेश वाटर में, तो आप देख रहे थे मोर और लेस ये सॉल्टी वाटर, मरीन, सी, ओशंस, इनमें मिल रहा है। यूग्लिना जब आता है तो वो फ्रेश वाटर में ज्यादा देखने को मिलता है और खड़े पानी में स्टेगनेंट वाटर में, तो हम ऐसी चीजें भी रिवाइज कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे। अगला क्वेश्चन देखो, सेल वॉल की जगह इनके पास एक प्रोटीन रिच पेलिकल होता है जो कि इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, ये यूग्लिना का पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, है ना। इसके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, डायनोफ्लैजिलेट के पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स, इसके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। इसके पास मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, बिकॉज ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में, तो अगर आप इसको लाइट दोगे, सनलाइट दोगे तो ये खाना बना लेगा, नहीं दोगे तो ये हेट्रोट्रॉफिक की तरह बिहेव करता है, तो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। लाइट दोगे तो ये फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, नहीं दोगे तो ये हेट्रोट्रॉफ है, ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म पे प्रिडेशन करेंगे अगर डार्क है तो। ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं प्लांट और एनिमल के बीच में, बिल्कुल इनको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। ये सारे स्टेटमेंट किसके बारे में है, यूग्लिना के बारे में, पूरा यूग्लिना रिवाइज हो गया इस एक क्वेश्चन से। अगला टॉपिक हमारे पास आता है स्लाइम मोल्ड, हमें कह रहे हैं इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो कि, कौन सा ऑप्शन है जो कि स्लाइम मोल्ड के बारे में करेक्ट है। तो सूटेबल कंडीशन में ये ऐसे ग्रो करते हैं,
इनकी फ्रूटिंग बॉडी ग्रो करती है, जिसको हम बोलते हैं प्लास्मोडियम। कह रहे हैं इट हैज स्यूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन एंड एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। ओके, अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान प्लास्मोडियम डिफरेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसका नाम है स्पोरेंजियम। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है और कुछ नया नहीं है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी लिखती है बेटा कि अगर कंडीशन सूटेबल है तो ये ग्रो करेंगे, है ना, और उसको आप प्लास्मोडियम बोलते हो, जो इनका एग्रीगेट है प्लास्मोडियम बोल रहे हो। और उसमें ये नहीं लिखती है एनसीईआरटी स्यूडोपोडिया, पर आपको पता होना चाहिए कि इसके पास एक स्यूडोपोडिया है, वो लोकोमोशन करेगा, हेटेरोट्रॉफिक है, ऑर्गेनिक मैटर को एनगल्फ करता रहेगा। अनफेवरेबल कंडीशन आती है, प्लास्मोडियम तुरंत डिफरेंशिएट करेगा, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, मतलब इनके एग्रीगेट को प्लास्मोडियम कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी नहीं। वो अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान अपने ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजियम, और उन स्पोरेंजियम में होते हैं स्पोर। वो स्पोर के पास होती है ट्रू सेल वॉल। अगली स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसके पास ट्रू सेल वॉल नहीं होती, ये गलत है। जो स्पोर आपने बनाया अनफेवरेबल कंडीशन में, उसके पास ट्रू सेल वॉल है। अगर उसके पास सेल वॉल नहीं होगी तो इतने हार्श कंडीशन में वो सर्वाइव कैसे करेगा? अनफेवरेबल कंडीशन में वो सर्वाइव कैसे करेगा? उसे सर्वाइव भी तो करना है। फिर जब वो अनफेवरेबल कंडीशन छट जाती है तो स्पोर फिर जर्मिनेट करता है और वो नया स्लाइम मोल्ड बना लेता है। लेकिन जब तक वो स्पोर कंडीशन में रहता है वो एयर करंट से डिस्पर्स होता रहता है। क्योंकि उसके पास ट्रू सेल वॉल है तो वो मेनी ईयर्स तक सर्वाइव कर जाता है, वो रेजिस्टेंट होता है। और जब प्लास्मोडियम ग्रो कर रहा है, एग्रीगेट ऑफ स्लाइम मोल्ड जब ग्रो करता है तो वो सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है। ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है, पर ये कहना कि इसके स्पोर के पास ट्रू सेल वॉल नहीं है, ये गलत है। हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं ना, तो 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 को छोड़ दो, 4 5 6 सारे करेक्ट है ना, सारे करेक्ट है। तो 1 2 3 को छोड़ दो, 4 5 6 ये मुझे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? ए। याद रखना बेटा, ये पूरा सीक्वेंस में पूरा पैराग्राफ स्लाइम मोल्ड का यही लिखा हुआ है कि इसका एग्रीगेट होता है, उसे प्लास्मोडियम कहते हैं, वो बहुत फीट्स तक ग्रो करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में वो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है स्पोरेंजियम, उसमें स्पोर होते हैं, स्पोर डिस्पर्स करते हैं और फिर वो जाकर जर्मिनेट कर जाते हैं। लेकिन स्पोर के पास ट्रू सेल वॉल होती है, स्पोर रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत ईयर्स तक और बहुत हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो पूरा आपने स्लाइम मोल्ड भी रिवाइज कर लिया। अगला लास्ट हमारे पास आता है क्या? प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। कितने मेजर ग्रुप हैं प्रोटोजोन? तो मेजरली 4 ग्रुप है, एक अमीबॉइड प्रोटोजोन, फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन, और आपके पास कौन सा आ रहा है लास्ट में? स्पोरोजोन। लास्ट वाला कौन सा होता है? स्पोरोजोन। तो ये 4 ग्रुप आपके पास होते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। तो जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है इसका एग्जाम्पल आपको क्या दिया हुआ है? जैसे कि ट्रिपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस कर रहा है ना, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कर रहा है, या फिर लेशमानिया डोनोवानी जो कि डम डम फीवर या ब्लैक फीवर कर रहा है, लेशमानिया डोनोवानी। ये होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन आपके, ठीक है। तो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन को होस्ट चाहिए जिसमें ये बीमारी करते हैं। तो ये अच्छा, अब बोल रहे हैं फ्री लिविंग है, पैरासाइट है, दोनों है, या इनके पास स्यूडोपोडिया है? तो स्यूडोपोडिया तो याद रखना अमीबॉइड प्रोटोजोन के पास होता है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि वो किसके पास है? अमीबॉइड प्रोटोजोन के पास है, अमीबॉइड प्रोटोजोन के पास है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब या ये फ्री लिविंग है या ये पैरासाइट, तो ये दोनों होते हैं बेटा। ये हमने पढ़ा है इनको एज पैरासाइट क्योंकि होस्ट में बीमारियां कर रहे हैं, पर ये फ्री लिविंग और पैरासाइट दोनों होते हैं, पहली लाइन है एनसीईआरटी की। पर इनके पास याद रखना स्यूडोपोडिया नहीं है क्योंकि इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसीलिए तो इन्हें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज करेक्ट अबाउट ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा क्या है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, वो स्लीपिंग सिकनेस करता है, वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, होस्ट की बॉडी में जाता है इसलिए पैरासाइट है। सारी ही बातें एकदम ठीक हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखो, पैरामीशियम। पैरामीशियम किसका एग्जाम्पल है? वो एक सिलिएटेड प्रोटोजोन है। उसके बाद एनसीईआरटी क्या लिख रही है कि इट शोज वाटर करंट मूवमेंट, क्योंकि उसके पास पूरी बॉडी पे ऐसे छोटा छोटा सीलिया प्रेजेंट है, और उसी की मदद से फूड को वो अपने गलट यानी जो इसकी माउथ की ओपनिंग है उसकी तरफ स्टीर करता है। क्योंकि पानी तो किसी भी डायरेक्शन में बहेगा ना, पर वो अपनी सीलिया की मूवमेंट से वाटर को इस डायरेक्शन में लाता है कि फूड उसके माउथ में जाए, इसीलिए उसके पास सीलिया होता है। उसकी जो माउथ की कैविटी है उसे गलट कहते हैं। इट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, वो एक गलट ही है जो बाहर की तरफ खुलता है क्योंकि वहीं से खाना अंदर आएगा। तो ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है बेटा, अगेन पूरा आपको पैरामीशियम रिवाइज करवा रहे हैं। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्लाज्मोडियम की बात करें। प्लाज्मोडियम एक तरीके का स्पोरोजोन होता है, वो मलेरियल पैरासाइट है, वो सिलिएटेड प्रोटोजोन नहीं है। सिलिएटेड प्रोटोजोन में आपने क्या पढ़ा है? पैरामीशियम। ये क्या है? स्पोरोजोन है ना, ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? स्पोरोजोन। इट शोज वाटर करंट मूवमेंट बाय सीलिया, नहीं बेटा, वो कौन शो करेगा? वो तो सिलिएटेड प्रोटोजोन करेगा ना, ये तो नहीं करेगा। पर ये मलेरियल पैरासाइट है तो ये मलेरिया जरूर करेगा, वो ठीक है। इसके पास कोई ऐसा मूवमेंट वाला लोकोमोशन वाला ऑर्गन नहीं होता। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसके साथ हम एंट्री कर रहे हैं अगली किंगडम में, विच इज किंगडम फंगस। तो किंगडम फंगस थोड़ा हमें डिटेल में याद करना है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी कैटेगरीज है जिसके बेसिस पर आपने फंगस को डिवाइड कर रखा है। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमें कह रहे हैं कि ये सब फंगस है, कौन फंगस नहीं है। ईस्ट हमारा यूनिसेल्युलर फंगस है जो एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। पेनिसिलियम हमारा पेनिसिलियम नोटेटम, ये भी आपकी एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। पक्सीनिया आपका रस्ट फंगस जो कि बेस्कोमाइसिटीज को बेसिडियोमाइसिटीज को सॉरी बिलोंग करता है। प्लाज्मोडियम अभी आप पढ़ के आए, ये एक तरीके का स्पोरोजोन है। ये किस किंगडम को बिलोंग कर रहा है? ये प्रोटिस्टा है बेटा। ये किस किंगडम को बिलोंग कर रहा है? ये प्रोटिस्टा है, ये फंगस नहीं है। हमसे यही पूछ रहे हैं कौन सा फंगस नहीं है, एक्सेप्ट को हमेशा सर्कल कर लेना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओड? फिर से मैं सर्कल कर रही हूँ क्योंकि मुझे ओड बताना है। टोडस्टूल आपके पास पॉइजनस मशरूम होती है, ये पॉइजनस मशरूम है, फंगस है ऑफकोर्स, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करेगा। खाने वाली मशरूम हो या पॉइजनस मशरूम हो, दोनों बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करते हैं। ये आपके पास रस्ट फंगस है, ये भी बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। ऑल्टरनेरिया जो है वो ड्यूटीरोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। सारे एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। ये किसको बिलोंग करता है? ये ड्यूटीरोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। फंगस में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल से आए बेटा। बहुत बढ़िया, आगे देखो जरा। द सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ मल्टीसेल्युलर फंगस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू रैपिडली ग्रोइंग इंडिविजुअल फिलामेंट। उस एक फिलामेंट को आप क्या कहते हो बेटा? उस एक फिलामेंट को आप क्या कहते हो? हाइफे। एनसीईआरटी लिखती है सिंगल थ्रेड, जो सिंगल फिलामेंटस थ्रेड है, हमेशा याद रखना बेटा, यही तरीका है चीजों को रिवाइज करने का। जो सिंगल थ्रेड है वो हाइफे है, और नेटवर्क ऑफ हाइफे को आप क्या बोलते हो? माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफे को आप क्या बोलते हो? माइसीलियम। आपको पता है अगर आपने पूरा चैप्टर एनसीईआरटी खोलकर रिवाइज नहीं किया ना, आपने ये प्रैक्टिस भी मेरे साथ कर ली, तो आपका पूरा एनसीईआरटी रिवाइज हो रहा है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की रिवाइज हो रही है, इससे ऊपर लिखा नहीं है कुछ एनसीईआरटी में। तो सिंगल को हमेशा क्या बोलेंगे? हाइफे। उसके नेटवर्क को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। हमसे क्या पूछा है? हमसे क्या पूछा? इंडिविजुअल, यानी सिंगल पूछा है, तो हमको क्या आंसर देना है? हाइफे। हमको क्या आंसर देना है? हाइफे। फिर देखो सीनोसिटिक हाइफे। हाइफे दो तरीके के होते हैं, या तो सेप्टेट या एसेप्टेट। ये एक धागा है, ये एक धागा है। अगर मैं बोलूं इसके अंदर इस तरीके से सेप्टा है तो ये सेप्टेट हाइफे हो गया। सेप्टेट हाइफे होने की वजह से अब अलग अलग सेल हो जाते हैं, तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और हर किसी के पास अपना न्यूक्लियस है, तो ये यूनिन्यूक्लिएट होता है। अगर मैं कभी आपको एक सेप्टेट वाला हाइफे दिखाऊं तो वो यूनिन्यूक्लिएट होता है बेटा, क्योंकि आपने सेप्टा बना दिया। अब सेप्टा बना दिया तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस आया। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा हाइफे दिखाऊं जिसके पास सेप्टा नहीं है, सेप्टा नहीं है, न्यूक्लियस तो होंगे, तो अपने आप ये वाला आपका जो हाइफे है जिसको मैं एसेप्टेट हाइफे कहती हूँ, ये अपने आप ही कैसा हो जाएगा? सीनोसिटिक। सीनोसिटिक का मतलब समझते हो? मल्टी न्यूक्लिएट। सीनोसिटिक का मतलब समझते हो? मल्टी न्यूक्लिएट, तो वो अपने आप मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगा। तो जो सीनोसिटिक हाइफे होता है, क्या वो यूनिसेल्युलर होता है या वो मल्टी सेल्युलर होता है? मल्टी सेल्युलर तो वो है नहीं, वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और उनमें सेप्टा नहीं है। सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन ये है कि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और सेप्टा नहीं है, तभी तो मैं कह रही हूँ ए सेप्टेट वाला जनरली कैसा निकलेगा? मल्टी न्यूक्लिएट या सीनोसिटिक निकलेगा। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। मेनी फंगस आर इन डैश एसोसिएशन विद फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। क्योंकि फंगस कैसा? ढीठ, बोले तो हेट्रोट्रॉफिक, खाना बनाना आता नहीं, तो एसोसिएशन करना पड़ता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के साथ। उनको कहते हैं मैं तुम्हें मैं तुम्हें न्यूट्रिएंट लाके दूंगा, मैं तुम्हें मिनरल्स लाके दूंगा, मैं तुम्हें पानी लाके दूंगा, तुम बस बदले में खाना बना के दूंगा, क्योंकि खाना बनाना नहीं आता। और ये फंगस का एसोसिएशन रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइकोराइजे। अगर फंगस का ये एसोसिएशन एल्गी के साथ है तो इसे हम बोलते हैं लाइकेन। इन दोनों एसोसिएशन में आपको फंगस देखने को मिलता है, और ये दोनों एसोसिएशन कैसे? म्यूचुअलिस्टिक, एक दूसरे का फायदा होने वाले, दोनों का फायदा होता है ना। सिर्फ पैरासिटिक नहीं है कि होस्ट को खाते रहो, फोटोसिंथेटिक नहीं है क्योंकि खुद खाना नहीं बना रहे, किसी डेड पे नहीं डिपेंड करे, सेप्रोबिक नहीं है, सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन और ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे के बिना दोनों मर जाएंगे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। फंगस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। तो फंगस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनाता है बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हमसे पूछ रहे हैं क्या नहीं। मैं फिर से अपने दिमाग को दौड़ाने के लिए लिख रही हूँ नॉट, कि क्या नहीं है। तो मुझे पता है, देखो फंगस फ्रेगमेंटेशन भी करता है, फंगस बडिंग भी करता है, फंगस फिशन भी करता है। पहले तो मैं आपको वो रिवाइज करवाना चाहती हूँ क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं जिसमें स्पेसिफिकली एनसीईआरटी लिखती है वेजिटेटिव वर्ड, कि आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करो तो फंगस में तीनों तरीके के मिलते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए आपको बता रही हूँ बेटा। तीनों तरीके की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको मिलेगी। क्या फंगस फ्रेगमेंटेशन करती है? हाँ बिल्कुल करती है,
बिल्कुल करती है। क्या फंगस बडिंग करती है कि एक छोटा सा बड निकलेगा और उस बड से पूरा नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा? जी हाँ, बडिंग भी करती है और फिशन भी करती है, एक को दो में डिवाइड करना, दो नए डॉटर सेल बनना, सब करती है। और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका कि एसेक्सुअल स्पोर्स बनाओ। स्पोर्स भी दो तरीके के बनते हैं, सेक्सुअल भी बनते हैं, एसेक्सुअल भी बनते हैं। तो ये एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनाते हैं। इनके एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम सबसे जो इंपॉर्टेंट वाला है वो तो है कोनिडिया। आप उसे कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स कह सकते हो। एक होते हैं ये वाले। दूसरे इनके पास दूसरे तरीके के स्पोर्स हैं जो सिर्फ एक ही डिवीजन में मिल रहे हैं, सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में मिल रहे हैं। उनका नाम होता है स्पोरेंजियोस्पोर्स, क्योंकि वो स्पोरेंजियम के अंदर मिलते हैं। कोनिडिया स्पोरेंजियम के बाहर मिलते हैं, वो एक्सोस्पोर होते हैं। और कुछ इनके स्पोर होते हैं जो स्पोरेंजियम के अंदर मिलते हैं, उन्हें स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। इन स्पोरेंजियोस्पोर का भी दो नाम है। एक होते हैं जूस्पोर क्योंकि वो मोटाइल होते हैं, और एक होते हैं ए प्लानोस्पोर क्योंकि वो मोटाइल नहीं होते। तो मैंने आपको दोनों स्पोर्स यहाँ पे रिवाइज करवा दिए। अब आप देख लो जरा, कोनिडिया मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। स्पोरेंजियोस्पोर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। स्पोरेंजियोस्पोर दो तरीके के होते हैं, या तो जूस्पोर या एप्लानोस्पोर। लेकिन अगर मैं बोलूं ऊस्पोर या जाइगोस्पोर, वो सेक्सुअल स्पोर होते हैं बेटा, वो ए सेक्सुअल स्पोर नहीं होते। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए सेक्सुअल। तो क्या ए सेक्सुअल नहीं है? ऊस्पोर, क्योंकि ऊस्पोर कौन सा स्पोर है? सेक्सुअल स्पोर है। ये कौन सा स्पोर है? ये सेक्सुअल स्पोर है। इसीलिए मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आया? रिवाइज हुआ अच्छे से? अगला क्वेश्चन देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फंगस में बात करूं तो क्या नहीं है? फिर से मेरे पास एक्सेप्ट है तो मैं अपने दिमाग को बोलूंगी नॉट। और इस बार मुझसे क्या पूछा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऊस्पोर ठीक है, जाइगोस्पोर होता वो भी ठीक होता। और दो क्लासेस हैं, एक एस्कोमाइसिटिस और एक बेसिडियोमाइसिटिस। दोनों के सेक्सुअल स्पोर का नाम क्लास के नाम पे ही है। एस्कोमाइसिटिस के सेक्सुअल स्पोर का नाम होता है एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटिस के सेक्सुअल स्पोर का नाम होता है बेसिडियोस्पोर। दोनों फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर ये स्पोर्स बन रहे हैं। एक एंडो है, एक एक्सो है। ये एंडो होता है, ये एक्सो। एक एंडो है, एक एक्सो है। ये वाला एंडो होता है, ये एक्सो होता है। और ऊस्पोर तो मैंने आपको बताया ही फाइकोमाइसिटीज में। जूस्पोर आप अभी पढ़ कर आ रहे हो बेटा। जूस्पोर कौन सा स्पोर था? ए सेक्सुअल था। जूस्पोर कौन सा स्पोर था? ए सेक्सुअल था। तो कौन सा सेक्सुअल नहीं है? जूस्पोर। एक बार बस इसको रिवाइज करना है। कोई भी सेक्सुअल या एसेक्सुअल स्पोर से रिलेटेड क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। आप चाहते हो तो मैं यहाँ पर आपको एक सेक्सुअल स्पोर की भी लिस्ट बना देती हूँ, है ना। मैं आपको एक सेक्सुअल, क्योंकि आपने एसेक्सुअल स्पोर तो रिवाइज कर ही लिए, तो सेक्सुअल स्पोर भी कर लो। आपको पता है एक आपके पास आती है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज की अगर मैं बात करूँ तो इनके सेक्सुअल स्पोर का नाम है या तो ऊस्पोर या जाइगोस्पोर, क्योंकि जाइगोट बन रहा है ना, तो ऊस्पोर या जाइगोस्पोर। और वहीं अगर मैं बात करूँ बेसिडियोमाइसिटीज की, तो उनके स्पोर का नाम होता है बेसिडियोस्पोर। और वो अंदर नहीं बनता, वो ऊपर बनता है, कवरिंग के अंदर नहीं बनता। तो वो एक्सोजीनस स्पोर है, वो एक्सोजीनस स्पोर है। और तीसरी क्लास होती है एस्कोमाइसिटीज, तो उसके स्पोर का नाम होता है एस्कोस्पोर। और एस्कोस्पोर कवरिंग के ऊपर नहीं बनता, सैक के अंदर बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंडोजीनस स्पोर। ये कैसा स्पोर है? एंडोजीनस स्पोर। आपने ये भी कर लिया, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? 3 स्टेप्स आपको बताने इन दी सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगस। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंगस का। तो 3 स्टेप एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बहुत क्लियरली दिए हुए हैं कि अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मान लेते हैं आपका एक हाइफी है, तो उसके पास अपना खुद का गैमेटिक सेल होगा अपना, और वो हैप्लॉइड होता है। फंगस आपको पता होना चाहिए हैप्लॉइड होता है। तो जो उसके गैमेट्स हैं, तो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, जो गैमेट्स हैं पहले उनमें फ्यूजन होता है। अब फ्यूजन होता है सेल्स के बीच में, तो पहला फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का। हर किसी के पास अपना न्यूक्लियस है, पर पहला फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का। दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है, न्यूक्लियस अभी भी अलग रहता है। तो पहले तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। फिर दोनों का जो न्यूक्लियस है उसका भी फ्यूजन होता है, एक ही न्यूक्लियस बनता है 2n वाला। न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज होता है कैरियोबिटा, तो उसको आप बोलते हो कैरियोगेमी। अब ये तो 2n बन गया, जाइगोट बन गया। लेकिन आपको पता है फंगस कैसी है? हैप्लॉइड। तो 2n से तो सीधा बच्चे पैदा कर नहीं सकते, तो जब यहाँ पे स्पोर बनते हैं उनमें मियोसिस होता है, और ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एन के 4 स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हर स्पोर जाकर एक नया फंगस बना देता है। तो लास्ट में 2n से n बनाना है, मतलब लास्ट में होता है मियोसिस। तो पहले होती है प्लाज्मोगैमी, फिर होती है कैरियोगेमी, और फिर फाइनली आपके पास बनते हैं मियोसिस करके स्पोर्स। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फंगस को आपने किसके बेसिस पर क्लासिफाई किया हुआ है? तो 3 बेसिस मेजरली एनसीईआरटी बताती है। कौन कौन सा बेसिस? नंबर 1, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, मतलब सेप्टेट है या एसेप्टेट है ना। सेप्टेट और ब्रांच्ड है, या फिर एसेप्टेट और नॉन ब्रांच्ड है, तो उसके बेसिस पे। फिर फ्रूटिंग बॉडीज के डेवलपमेंट पे डेफिनेटली भी, अगर बेसिडियो मतलब आपके पास बेसिडियो कार्ब बन रहा है, वो बेसिडियोमाइसिटीज में बनेगा। एस्को कार्ब बन रहा है, वो एस्कोमाइसिटीज में बनेगा, तो फ्रूटिंग बॉडीज हो जाता है। एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन वो भी है,
एक्सोजीनस स्पोर है, एंडोजीनस स्पोर है। तो कुल मिला के वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहा हूँ, जिसमें आप फ्रूटिंग बॉडीज भी ले लो, स्पोर फॉर्मेशन भी ले लो और माइसीलियम कैसा है वो भी ले लो। इन्हीं के बेसिस पर हमने 4 क्लासेस बनाई हुई हैं। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। स्पोर फॉर्मेशन में एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों स्पोर आ जाएंगे, फ्रूटिंग बॉडीज भी आ जाएंगे। अब एक एक करके अपने को सारी क्लास डिस्कस करनी है। तो सबसे पहला जो डिवीजन अपने पास फंगस का आता है वो क्या आता है? फाइकोमाइसिटिस, जिसको सबसे लोएस्ट फंजाई भी कहा जाता है, प्रिमिटिव फंजाई भी कहा जाता है। अगर मैं फाइकोमाइसिटिस के मेंबर्स की बात करूं तो एनसीईआरटी लिखती है कि आपको पानी में मिलेंगे, डिकेइंग वुड पे मिलेंगे, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे मिलेंगे, ज्यादातर प्लांट्स के साथ ऑब्लिगेट पैरासाइट बन के रहते हैं। सारी ही स्टेटमेंट एनसीईआरटी एज इट इज लिखती है। किसके बारे में? फाइकोमाइसिटिस के बारे में। आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन करें। इन फाइकोमाइसिटीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय। तो फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर से होता है, बता चुकी हूँ, जिसमें 2 तरीके के स्पोर आते हैं। जूस्पोर वाले मोटाइल होते हैं, ए प्लानो वाले नॉन मोटाइल होते हैं। गैमेट नहीं आएगा, स्पोर आएगा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। सिंपल है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फाइकोमाइसिटीज एक्सेप्ट को सर्कल कर लेना है। तो इसके एग्जांपल्स में कौन कौन आता है बेटा? राम आते हैं। इसके एग्जांपल्स में कौन कौन आते हैं? राम, आप जैसे भी याद करना चाहो। म्यूकोर, एल्ब्यूगो, राइजोपस। तो म्यूकोर, एल्ब्यूगो, राइजोपस 3 ही आते हैं, इसमें पेनिसिलियम नहीं आता। पेनिसिलियम किसको बिलोंग करता है? पेनिसिलियम बेसिडियोमाइसिटिस को बिलोंग करता है। बहुत सिंपल ट्रिक है इनको याद करने की। तो ये बेसिडियोमाइसिटिस को बिलोंग करेगा। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। एस्कोमाइसिटिस सॉल्व करेंगे। तो एस्को देखो, फाइको हो गया, अब पूरा कर लिया, पूरा पैराग्राफ हो गया। अब एस्को देखो, आपको बोल रहे हैं क्या फॉल्स है। मैंने सर्कल किया क्योंकि गलती हो सकती है। क्या गलत है एस्कोमाइसिटिस के बारे में ये पूछ रहे हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक बता रखा है। ये डीकम्पोजर्स होते हैं, ये कॉप्रोफिलस होते हैं, जो कि डंग पे ग्रो कर रहे हैं और पैरासिटिक है। और ये एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी की। हाँ, ये डीकम्पोजर्स होते हैं, ये सैप्रोफिटिक होते हैं, ये गोबर नहीं बोलोगे, बट डंग पे ग्रो कर रहे हैं। तो कॉप्रोफिलस भी हैं, पैरासिटिक भी है, सब बातें ठीक है। इनमें एक यूनिसेलुलर एग्जांपल आता है ईस्ट, जो कि इनका एक्सेप्शन है, और बाकी मल्टीसेलुलर होते हैं। सही बात है। इनका माइसीलियम सिनोसिटिक यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट है। नहीं बेटा, याद रखना, जो पहला डिवीजन आपने पढ़ा ना ये फाइकोमाइसिटीज का, तो फाइकोमाइसिटीज में सेप्टा नहीं होता, अब वो एसेप्टेट होता है। ना ही उसमें ब्रांचिंग होती है, तो वो अनब्रांच्ड होता है। और क्योंकि वो बेचारा एसेप्टेट है, उसके पास सेप्टा नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसका फाइलम कैसा होगा, उसका हाइफी कैसा होगा? सिनोसिटिक होगा, सिनोसिटिक होगा। बाकी तीनों फाइकोमाइसिटिस के बाद कौन कौन आता है? बेसिडियोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस एंड ड्यूटीरोमाइसिटिस। बाकी तीनों का हाइफी कैसा होता है? सेप्टा वाला। बाकी तीनों का हाइफी कैसा होता है? सेप्टेट। तो सेप्टेट होने के साथ साथ वो क्या है? ब्रांच्ड। और क्योंकि उसके पास सेप्टा है, तो ऑफ कोर्स वो कैसा होगा? यूनिन्यूक्लिएट। तो आपका ये कह देना कि इसका माइसीलियम मल्टी न्यूक्लिएट होता है, वो भी एस्कोमाइसिटिस का, डेफिनेटली आप गलत बात कह रहे हो और हमसे पूछ ही गलत बात रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ये सब इसके मेंबर्स हैं, ये सब इसके मेंबर्स हैं। हमसे तो गलत पूछा था। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें से कौन सा एडिबल एस्कोमाइसिटिस डेलिकेसीज है? तो 2 एग्जांपल देती है एनसीईआरटी, मोरल्स एंड ट्रफल्स, है ना। मशरूम बेसिडियोमाइसिटिस में आता है, टोडस्टूल बेसिडियोमाइसिटिस में आता है। मोरल्स और ट्रफल्स दोनों एस्कोमाइसिटिस में आते हैं और दोनों खाने की डेलिकेसीज हैं, ठीक है। मशरूम बेसिडियोमाइसिटिस में आता है, पफ बॉल भी बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जाम्पल या नाम है। तो अगर आपको एग्जाम्पल्स भी याद है, आप वैसे भी कर सकते थे। आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क? हम न्यूरोस्पोरा का यूज करते हैं। कौन सा? ऐसा जैसे हम ड्रोसोफिला को यूज करते हैं ना, वैसे हमारे पास एक फंगस भी है जो जेनेटिक्स और बायोकेमिकल वर्क में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा किसको बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटिस। ये भी आपको पता होना चाहिए, किसको बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटिस, ताकि क्वेश्चन थोड़ा ऐसे बढ़ा के भी पूछ ले तो आपको पता हो। तो दोनों एडिबल डेलिकेसीज भी किसमें आती है? एस्कोमाइसिटिस। जेनेटिक वर्क वाला भी किसमें आता है? एस्कोमाइसिटिस। इसमें से कौन सी एस्कोमाइसिटिस है जो कि जहां से आपको एंटीबायोटिक मिलेगा? तो एंटीबायोटिक आपको मिलता है पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस से। ये आप कहां पढ़ते हो? माइक्रोब्स वाले चैप्टर में 12th में। किससे आपको एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन नाम का। तो वो पेनिसिलियम होता है और वो एक एस्कोमाइसिटिस को बिलोंग करता है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन करें। बेसिडियोमाइसिटिस में आ गए हमने, एस्कोमाइसिटिस भी कर लिया। एस्कोमाइसिटिस को याद रखना सैक फंगस भी कहते हैं, क्योंकि एक सैक के अंदर सारे एस्कोस्पोर बनते हैं। और बेसिडियोमाइसिटिस को पफ बॉल भी कहते हैं, इसको ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। इसमें मशरूम्स आती हैं और इसमें रस्ट और स्मट फंजाई आती है। बेसिडियोमाइसिटिस का पहला क्वेश्चन देखिए कि इसमें क्या क्या आ रहा है। इसमें मशरूम आ रहा है, इसमें पॉइजनस मशरूम यानी टोडस्टूल भी आ रहा है। इनको पफ बॉल भी कहते हैं, इनको ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, अभी बताया। स्मट और रस्ट फंजाई इनके अंदर आती है, अभी बताया। ये सारे एग्जाम्पल बेसिडियोमाइसिटिस के हैं। तो ऑफकोर्स आंसर क्या हो जाने वाला है? सी। ऑफकोर्स आंसर क्या हो जाने वाला है? सी। ब्रेड मोल्ड जो है ना बेटा, वो राइजोपस है। ब्रेड मोल्ड जो है वो राइजोपस है, और राइजोपस किसको बिलोंग करता है? फाइकोमाइसिटिस को बिलोंग करता है।
किसको बिलोंग करता है? फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। सैक फंजाई किसका दूसरा नाम है? एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम है। किसका दूसरा नाम है? एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम है। और एल्गल फंजाई बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, बट एल्गल फंजाई भी फाइकोमाइसिटीज को ही कहते हैं। एल्गल फंजाई भी फाइकोमाइसिटीज को ही कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट है, इसका मतलब फाइको तो ये हो नहीं सकता। कोई एसेक्सुअल स्पोर इसमें मिलेगा नहीं। बेसिडियोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं, तो बेसिडियोमाइसिटीज को अच्छा नहीं लगता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, तो उसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली मिलता नहीं। ठीक है, तो कोई एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनेगा, ये बात भी ठीक है। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है, दैट्स वेरी कॉमन। इनमें ना करना सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पर सेक्स ऑर्गन है नहीं, तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई दो सोमैटिक सेल्स के फ्यूजन से हो जाता है, उसको बोलते हैं सोमैटोगेमी। देखो आप आयरनी देखो, एसेक्सुअल स्पोर इनको बनानी नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनको करना नहीं, कहते हैं सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और सेक्स ऑर्गन है नहीं, तो उसमें भी सोमैटोगेमी करनी पड़ रही है। आयरनी ऑफ लाइफ। ठीक है, कैरियोगेमी होगा, मियोसिस होगा, और वो सब बेसिडियम में होगा। ठीक है, ताकि ये हैप्लॉइड एक्सोजीनस बेसिडियोस्पोर्स बना सके। ये बात बिल्कुल ठीक है, फ्यूजन होगा सेल्स का, जाइगोट बनेगा, वो मियोसिस करेगा, वो स्पोर बनाएगा। स्पोर का नाम क्या है? बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर कवरिंग के अंदर नहीं बनता, बाहर बनता है। तो ये हैप्लॉइड जो 4 बेसिडियोस्पोर बनाएंगे वो बेसिडियम के बाहर होगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है ना। इनका ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, ये बात भी ठीक है। और बेसिडियोकार्प इनका जो फ्रूटिंग बॉडी है उसमें पूरा का पूरा बेसिडिया अरेंज्ड है, ये बात भी ठीक है। पर स्पोर कहाँ है? उसके बाहर। और ये सारी बातें किसके बारे में? ये बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। सैक फंजाई किसका नाम होता है? एस्कोमाइसिटीज का नाम होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। क्लब फंजाई किसका नाम होता है? बेसिडियोमाइसिटीज का नाम होता है, ये आंसर होगा। एल्गल फंजाई किसका नाम होता है? फाइकोमाइसिटीज का नाम होता है। और इम्परफेक्ट फंजाई किसको कहते हैं? ड्यूटीरोमाइसिटीज को। और आपको तो पता ही होगा इसके साथ कितना गलत व्यवहार होता है। इसको क्यों बोलते हैं फंगस इम्परफेक्ट है? क्योंकि बेचारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा। जस्ट बिकॉज इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना नहीं आता, इसको इम्परफेक्ट फंजाई कह देते हैं। आंसर आपके पास क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूटीरोमाइसिटीज से आया हुआ है। तो व्हाट डज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज? क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमें ड्यूटीरोमाइसिटीज पे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द क्लास ड्यूटीरोमाइसिटीज? सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, है ना, तो ये बात तो ठीक है। A large number of members are decomposers of litter and they help in mineral cycling, ये बात भी ठीक है। Alternaria, Colletotrichum, Trichoderma इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। सारे ही स्टेटमेंट एकदम ठीक दिए हुए हैं। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें नहीं मिलेगा? एक्सेप्ट बोल दिया ना, तो किसमें नहीं मिलेगा? तो किसमें नहीं मिलेगा? हमारी इम्परफेक्ट फंगस में नहीं मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसीलिए तो उसको फंगस इम्परफेक्टाई कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। फिर हम प्लांटी करते हैं। अब प्लांटी और एनिमेलिया को लेकर एक एक ही पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, क्योंकि पूरा एक चैप्टर इसके बाद उन पर बना हुआ है। तो जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। किंगडम प्लांटी में सारे यूकैरियोट आएंगे, उनके पास क्लोरोफिल है, वो अपना खाना बनाते हैं। कुछ प्रोकैरियोट भी इसमें आ जाएंगे जिनके पास क्लोरोफिल है। बेटा प्रोकैरियोट प्लांट किंगडम में तो नहीं आ पाएगा। कुछ यूकैरियोट और पार्शियल हेट्रोट्रॉफ आ सकते हैं। प्रोकैरियोट अगेन इसके अंदर नहीं आएगा। प्रोकैरियोट सिर्फ एक ही किंगडम को बिलोंग करता है, दैट इज मोनेरा। तो 1 भी ठीक है और 3 भी ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? ए। आंसर क्या होगा? ए। याद रखना प्रोकैरियोट सिर्फ मोनेरा में होता है। इसमें से कितना करेक्ट है प्लांट के बारे में? तो ओके, ये यूकैरियोट है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, इनके पास सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है, इनके पास 3 फेस नहीं होते लाइफ साइकिल में, 2 होते हैं, एक डिप्लॉइड एक हैप्लॉइड। डिप्लॉइड वाले को आप बोलते हो स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड वाले को बोलते हो गैमेटोफाइट। तो 3 नहीं है, 2 हैं। ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उन दोनों के बीच में ही शो करते हैं। तो एक 4 को छोड़ दो, बाकी सब ठीक है, यानी 4 स्टेटमेंट्स ठीक है ना। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। तो वैसे फटाफट आंसर आते हैं, इसका मतलब कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से क्लियर है। एनिमेलिया के क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट होता है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। होना तो ये मल्टीसेल्युलर ही चाहिए, यूनिसेल्युलर तो नहीं होते ये। दैट लैक सेल वॉल, तो यूनिसेल्युलर की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। वैसे हम देखते हैं। ओके, तो ये होलोजोइक होते हैं, डाइजेस्ट फूड इन इंटरनल कैविटी, जिसे गट कहते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या फैट को स्टोर भी करते हैं। हायर एज वेल एज लोअर फॉर्म्स शोज इलैबोरेट सेंसरी मैकेनिज्म। देखो इनकी हायर फॉर्म्स में इलैबोरेट सेंसरी मैकेनिज्म, इनकी लोअर फॉर्म में इतना इलैबोरेट सेंसरी मैकेनिज्म नहीं है। तो 2 ऑप्शन गलत हो गए ना। ऑल ऑफ दीज देखते हर बार आंसर ऑल ऑफ दीज मत कर देना। यहाँ पर आंसर आपके पास क्या आ रहा है? बी। यहाँ पर आंसर आपके पास क्या आ रहा है? बी। ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है उस चीज का कि 3 बड़े बड़े स्टेटमेंट दिख रहे हैं, चलो ऑल ऑफ द अबव कर दो। इतना आसानी से आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं आता। अगला टॉपिक इस चैप्टर का और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का इस वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स, जो हर साल जिससे क्वेश्चन आता है। मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट, आप मान लो जान इस चैप्टर की यही है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। आर एच व्हिटेकर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने वायरोइड, प्रियॉन, लाइकन को कहाँ रखा है? कहीं नहीं।
उन्होंने जगह ही नहीं दी है, इनमें से किसी किंगडम में नहीं रखा था, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता कि ये ऑर्गेनिज्म जिंदा है या नहीं है ना, होस्ट में होते तो जिंदा है वरना नहीं है, तो उसको आप कहाँ रखोगे, कहीं नहीं रखोगे। आंसर होगा डी। वायरस को क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखा गया? लैक इन स्टडी ऑफ वायरस, क्योंकि हम इन्हें लिविंग नहीं मानते, क्योंकि इनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। अच्छा, वायरस के पास तो होता है जेनेटिक मटेरियल, और ऐसा भी नहीं है कि हमने स्टडी नहीं करी है वायरस पे, बहुत बहुत पढ़ चुके हैं हम वायरस पे, बुक्स लिखी जा चुकी है वायरस पे। हमने उन्हें इसीलिए नहीं क्लासीफाई किया क्योंकि हमें पता ही नहीं भाई तुम जिंदा भी हो या नहीं। जिंदा होते तो शायद हम कहीं कंसिडर कर लेते, पर अब तो नहीं कर पाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेम वायरस, ठीक है, विच मीन्स वेनम, was given by D.J. Ivanovsky, was given by M.W. Bijernik, which means venom was given by Stan Lee, और लास्ट में दे रखे पैस्चर। सुनो, पैस्चर पहले आता था एनसीईआरटी में, अब एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया, तो पैस्चर पे तो बिल्कुल दिमाग मत लगाना। 3 साइंटिस्ट का नाम वायरस के अराउंड एनसीईआरटी देती है। एक डिमित्री इवानोस्की या डीजे इवानोस्की आप बोल सकते हो, दूसरा एमडब्ल्यू बिजरनिक का देती है, और तीसरा डब्ल्यूएम स्टैनली का देती है। यहाँ ना पहली बात तो एक्चुअली एक पेज पे 2 क्वेश्चन आ गए, तो आप इस क्वेश्चन को इतना ही समझो, ये दूसरा क्वेश्चन है जो उसके नीचे लिखा हुआ है। पहली बात तो ये, दूसरा तीनों साइंटिस्ट के बारे में फटाफट से रिवाइज कर लो। एक आए थे डिमित्री इवानोस्की, ये आए थे 1892 में, और इनको क्रेडिट दिया जाता है वायरस की डिस्कवरी का। डिस्कवरी वायरस इन्होंने करी, ठीक है, पहली बात तो ये। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए एमडब्ल्यू बिजरनिक, इनके लिए ईयर है 1898, और इन्हें क्रेडिट दिया जाता है कि एक इन्फेक्शियस प्लांट में से फ्लूइड लिया, एक हेल्दी प्लांट में डाला, तो उसको भी बीमारी हो गई, तो उन्होंने बोला अच्छा इस फ्लूइड में कुछ है जो कि बीमारी कर रहा है, तब उन्होंने उसका नाम क्या दिया था? वायरस। तो जो नाम वायरस है ना, ये इसका मतलब वेनम होता है, और ये जो नेम वायरस है ये इन्होंने दिया था। तो इनके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि नेम इन्होंने दिया था, दूसरा इन्होंने एक स्टेटमेंट बताया था जिसका नाम था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, कि इस फ्लूइड में वायरस जैसा कुछ है जो कि आगे बीमारी कर रहा है ना, और वो जिंदा है, जो किसी के अंदर जाता है तो बीमारी करता है। तो कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम ये इन्होंने दिया था। और तीसरे साइंटिस्ट थे डब्ल्यूएम स्टैनली, इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज करने का काम किया था इन द ईयर 1935। इनका ईयर थोड़ा बाद में आता है 1935, जब बहुत सारी और डिस्कवरी हो गई, तो क्रिस्टलाइज करने का काम वायरस का वो इन्होंने किया था। तो 3 साइंटिस्ट हैं। फिर एक टियोडाइनर आएंगे, वो वायरॉइड में आएंगे, वो यहाँ पर नहीं आएंगे, है ना। पैस्चर भूल जाओ, पुरानी एनसीईआरटी में था, अब नहीं है। तो नाम जो दिया है उसका क्रेडिट हम एमडब्ल्यू बिजरनिक को देते हैं इन द ईयर 1898। ये एक अलग क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, दैट इज बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, ये अगला क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें आपको ए, बी एंड सी पहचानना है। ओके, ए, बी एंड सी थोड़ा सा मिसिंग है, मैं लिख देती हूँ। तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया, ये एक्चुअली पीपीटी में मिस हो गया था, पर अब आपको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। ये आपके पास क्या है बेटा? ए में आपको बताना है ये चीज क्या है जो बीड्स वाली आपको दिख रही है, बी में आपको बताना है ये जो फैला हुआ है ये क्या है, और सी में आपको स्ट्रक्चर का नाम बताना है। तो एनसीईआरटी अगर आपने एक बार खोल के भी देखी हो तो ये टबैको मोज़ैक वायरस है, ये टीएमवी है। तो सी तो आपके पास टीएमवी हो जाएगा, राइट। तो बैक्टीरियोफाज में यहाँ से हटा दूं, ये बैक्टीरियोफाज नहीं है, बैक्टीरियोफाज वो वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है, लेकिन ये जो वायरस है ये प्लांट को अटैक कर रहा है, टबैको प्लांट को, तो इसका नाम टीएमवी टबैको मोज़ैक वायरस है। 2 चीजें होती हैं किसी भी वायरस में, जेनेटिक मटेरियल और एक प्रोटीन की कोटिंग। तो ए उसका जेनेटिक मटेरियल है, और इसके पास जेनेटिक मटेरियल में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता। तो वायरस में यस इट्स पॉसिबल कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होगा। और प्रोटीन की कोटिंग जो कैप्सिड है वो छोटे छोटे कैप्सोमियर्स में यहाँ पे डिवाइडेड है, तो जो बी है वो कैप्सिड हो जाएगा। तो ए आरएनए है, बी कैप्सिड आपके पास हो जाएगा। आंसर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये एमडब्ल्यू बिजरनिक ने दिया था इन द ईयर 1898। और साइंटिस्ट पे बेटा बहुत से क्वेश्चन आते हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं साइंटिस्ट पे, याद रखना। किसने वायरस को क्रिस्टलाइज करके दिखाया था कि वो होस्ट के बाहर आप उसको क्रिस्टल की फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हो? तो यहाँ पर एमडब्ल्यू का उल्टा डब्ल्यूएम स्टैनली इन द ईयर 1935, ये भी हमने डिस्कस किया है ना। एमडब्ल्यू बिजरनिक है, डब्ल्यूएम स्टैनली है, देखो उल्टा कर दिया, देखो उल्टा कर दिया। तो याद रखना बिजरनिक क्या है? एमडब्ल्यू, और उसका उल्टा करोगे डब्ल्यूएम स्टैनली आएगा, वो इनका पूरा नाम था। और ईयर भी 1898 नहीं था, कितना भयंकर कंफ्यूज किया गया। एमडब्ल्यू बिजरनिक, एमडब्ल्यू स्टैनली, ताकि बच्चा एमडब्ल्यू देखते ही टिक लगाए। ईयर भी सेम रखा 1898। तो ये 3 साइंटिस्ट तो बहुत अच्छे से याद कर लो, डिमित्री इवानोस्की या डीजे इवानोस्की 1892, फिर एमडब्ल्यू बिजरनिक 1898, फिर डब्ल्यूएम स्टैनली 1935, और उन्होंने इसको क्रिस्टलाइज करके दिया था। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरल वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, जनरली देखो वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए दोनों हो सकता है, पर जनरली ऐसे नोटिस किया गया है कि वो वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड मिलेगा आपको, उनमें आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। डायरेक्ट लाइन है बेटा एनसीईआरटी की, आप नोटिस करना कि प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा।
एनिमल को इन्फेक्ट करने वाला वायरस का डीएनए का जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। एनसीईआरटी लिखती है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। डीएनए को वो डबल स्ट्रैंडेड लिखती है। फिर तीसरी लाइन में एनसीईआरटी लिखती है कि जो बैक्टीरियोफाजस होते हैं, जो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करेगा, उसमें आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा, उसमें आपको जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन बातें एनसीईआरटी लिख रही है कि प्लांट को अटैक करने वाला वायरस के पास जनरली आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलेगा। वही हमसे पूछा गया, आंसर होगा बी। जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफाज का, जो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करे, उसमें आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन करें। द प्रोटीन कोट, जो प्रोटीन की कवरिंग है वायरस पे जो आपको मिलती है, उसे हम कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। ठीक है, वो छोटी छोटी सब यूनिट्स का बना हुआ है जिसे हम कहते हैं कैप्सोमियर। अभी आपने देखा था टीएमवी में, वो छोटी छोटी सब यूनिट्स, उसका क्या था? कैप्सोमियर। ठीक है, वो किस बात को प्रोटेक्ट कर रहा है? कैप्सिड किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? वायरस के अंदर क्या है? या तो कैप्सिड या जेनेटिक मटेरियल। तो कैप्सिड किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल को। तो सी क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। एंजाइम वगैरह नहीं होते बेटा, एंजाइम वगैरह नहीं होते वायरस के पास, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो आपने क्वेश्चन देखा कि अच्छा वायरस के बारे में पूछ रहे हैं, आपने सॉल्व किया, आंसर हो गया बी। ये किसका डायग्राम है? बैक्टीरियोफाज का। अगेन आपको पहचानना है, मैं लिख देती हूँ सारी लेबलिंग। तो ये लो, लिख दिया मैंने आपके लिए। एक्चुअली ये ना प्रिंटिंग के टाइम थोड़ा सा छूट जाता है। अगेन ये डायग्राम आपको पता है इस चैप्टर में भी है, और कहाँ है? माइक्रोब्स वाले चैप्टर में। उसमें थोड़ी सी लेबलिंग यहाँ से अलग की हुई है, पर मैं आपको बता दूं प्रायोरिटी इसको देनी है, प्रायोरिटी इस डायग्राम को देनी है। तो आपको पता है ये बैक्टीरियोफाज है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करेगा। ये उसका हेड होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, पूरा कैप्सिड की कवरिंग है, और ये अटैक करने के लिए टेल फाइबर्स वगैरह है। तो ये उसका हेड है, हेड के जस्ट नीचे क्या आएगा? नेक, है ना। तो ए तो पहली बात क्या होने वाला है? हेड। ठीक है, बी इसका क्या है? कॉलर। नेक पे आपको कॉलर मिलेगा, तो ये बी कॉलर है। डी जो है ये यहाँ पे पूरी कवरिंग है, ये शीथ होती है, तो डी आपके पास शीथ है। ओके, शायद मैंने कुछ लेबलिंग गलत कर दी है, रुको। हाँ, मैंने एक लेबलिंग गलत कर दी है, सॉरी। क्वेश्चन में ये सी है बेटा और ये डी है, तो ये जो सी आपको दिख रहा है ये शीथ है। ऑफकोर्स ये क्या है? ये शीथ है, ये कवरिंग है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये टेल के फाइबर से, जो पिंक से जुड़े हैं, और इसी टेल फाइबर से वायरस के ऊपर बैठता है बैक्टीरिया। तो सी आपके पास क्या है? शीथ है, जो कि यहाँ लिखी हुई है, और डी आपके पास क्या है? टेल फाइबर है। कुल मिलाकर आपको ये लेबलिंग आनी चाहिए। आई होप आपने लेबलिंग रिवाइज कर ली उन क्वेश्चन के थ्रू। आंसर होगा बी। मुझे वो बच्चा जरूर जानना है जो मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में लिखे कि मैम मैंने सारे क्वेश्चन ठीक किए। कोई तो होगा जिसने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा कि वो मुझे कहेगा कि मैम मैंने सारे ठीक किए। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं वायरोइड की बात करें। वायरोइड की डिस्कवरी किसने करी? तो अब हम वायरस से वायरोइड पे आ गए हैं। तो वहां पर ना एमडब्ल्यू बिजरनिक है, ना ही डब्ल्यूएम स्टैनली है, तो उन्हें आप हटा सकते हैं। अब टियोडाइनर आ चुके हैं, और टियोडाइनर का जो ईयर है वो स्टैनली के बाद का है, तो वो 1971 है। उन्होंने वायरोइड की डिस्कवरी करी थी। और कौन सी डिसीज हुई थी प्लांट में जिससे डिस्कवरी करी थी? तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, दोनों से क्वेश्चन आता है। और ईयर क्या है? 1971। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको करेक्ट बताना है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एनसीईआरटी कहीं ये सीक्वेंस बना के नहीं देती, पर लिखती है। वो आपको बोलती है कि वायरस सबसे छोटा है। पहले वो आपको बोलेगी वायरस बहुत छोटा है, बैक्टीरिया वगैरह से तो ये बहुत छोटा है। फिर वो बोलेगी कि इसके बाद डिस्कवरी हुई थी वायरोइड की, और वायरोइड वायरस से भी छोटे थे, वायरोइड साइज में वायरस से भी छोटे थे। तो अगर मैं वायरस और वायरोइड का बनाऊं तो वायरस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वायरोइड साइज में छोटा था। 1971 में जब टियोडाइनर ने डिस्कवरी की और उन्होंने बताया इसमें तो सिर्फ आरएनए है जेनेटिक मटेरियल, और ये वायरस से साइज में छोटा है। ओके, उसके बाद डिस्कवरी हुई है प्रायोन्स की, और प्रायोन आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, और एनसीईआरटी लिखती है दे आर सिमिलर इन साइज टू वायरस। तो वो तो वायरस से साइज में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो यहाँ टेक्निकली आना चाहिए इक्वल, अगर प्रियॉन होता तो। लेकिन अगर ऑप्शंस आप देखोगे तो प्रियॉन की बात ही नहीं करी, बैक्टीरिया की बात करिए, तो मैं प्रियॉन यहाँ से हटा देती हूँ। प्रियॉन मैंने बस आपको रिवाइज करने के लिए बताया। बैक्टीरिया तो इन सबसे साइज में बड़ा था, क्योंकि जब वायरस आया था तो पहली बात ये हुई थी कि अच्छा ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से तो पास हो जा रहा है, इसका मतलब ये बैक्टीरिया तो नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो बैक्टीरिया से साइज में छोटा है। तब हमने कहा अच्छा ये वायरस है, और उससे छोटा वायरोइड था जिसमें सिर्फ आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो बैक्टीरिया सबसे बड़ा, ठीक है, बैक्टीरिया छोटा नहीं होता, बैक्टीरिया सबसे बड़ा, उससे छोटा वायरस, सबसे छोटा वायरोइड, ये ठीक है। बैक्टीरिया बीच में नहीं आएगा, बैक्टीरिया बीच में नहीं आएगा, और बैक्टीरिया वायरोइड से छोटा नहीं है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रियॉन। प्रियॉन कौन सी डिसीज कर रहा था? बोविन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे BSE कहते हैं, और ये बीमारी कर रहा था कैटल में। इसके एक सिमिलर इसका एनालॉग वेरिएंट है जो ह्यूमन में डिसीज करता है, और उसका नाम है क्राउन जेकब डिसीज, CJD। तो CJD ह्यूमंस में हो रही थी और BSE कैटल्स में हो रही थी, है ना। दोनों सेम में नहीं हो रही थी, दोनों अलग अलग थी। BSE कैटल्स में हो रही थी, और क्राउन जेकब डिसीज आपको ह्यूमंस में देखने को मिलेगी। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। प्लीज ये सारी डिसीज आपको याद रखनी है, सारी डिसीजेस याद रखनी है। वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई? वो टबैको मोज़ैक डिसीज हो रही थी प्लांट में तब।
वायरॉइड की डिस्कवरी कैसे हुई? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज हुई तब। प्रियॉन्स की डिस्कवरी कब हुई? जब बोवन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी मिली कैटल्स में तब, और इसका एक सिमिलर एनालॉग वेरिएंट होता है जो क्राउन जेकब डिसीज करता है ह्यूमन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूरा वायरस वायरॉइड वाला हिस्सा जिसमें सारे साइंटिस्ट का नाम, सारे ईयर और सारे डिसीजेस। प्लीज साइंटिस्ट का नाम याद रखना, एकदम दिमाग में से छपा होना चाहिए कि डीजे वेनोस्की 1892 डिस्कवरी करी वायरस की, फिर कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम और वायरस का नाम एमडब्ल्यू बिजरनिक ने दिया 1898, फिर 1935 में कौन आए? WM स्टैनली आए, उन्होंने क्रिस्टलाइज करके दिया वायरस को, खत्म हो गया वायरस। फिर वायरोइड आया 1971, टीओ डीनर। फिर प्रियॉन आया, वहां पे हमें साइंटिस्ट का नेम नहीं याद रखना, पर ये सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। लाइकन्स के बारे में हम देख लेते हैं। अगर किसी के पास अभी भी पुरानी एनसीईआरटी है तो प्लीज उसे उठा के फेंक दो, उसमें तो पैस्चर का नाम है, वो बहुत पुरानी एनसीईआरटी है। अगर आपको पैस्चर का नाम मिल रहा है तो प्लीज उसको उठा के फेंक देना। लाइकन देखें तो लाइकन आपको पता है ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, यानी कि कौन सा एसोसिएशन हो गया? सिम्बायोटिक। तो आंसर आपके पास क्या होगा? बी। किस किस के बीच में? एल्गी और फंगस के बीच में। लाइकन किसका म्यूचुअल एसोसिएशन है? फंगस और एल्गी का है, जिसमें फंगस को माइकोबायोन्ट कहा जाता है और एल्गी को फाइकोबायोन्ट कहा जाता है, जिसमें एल्गी खाना बना के देता है, फंगस न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर ये सब ला के देता है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। लाइकन एक बहुत बड़े पॉल्यूशन इंडिकेटर है, क्योंकि जहां पर भी पॉल्यूटेड एरिया है वो ग्रो नहीं करेंगे। दे कैन नॉट ग्रो इन अ पॉल्यूटेड एरिया, दे कैन नॉट ग्रो इन एन एरिया वेयर देयर इज नो पॉल्यूशन। नहीं, इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी, वो ठीक है, पर हमसे तो पूछ रहे कैन नॉट ग्रो इन, तो ये कहाँ ग्रो नहीं कर सकते? ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर सकते। आंसर होगा ए। और आपने इसके साथ सारे चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, या यू मानो आपने पूरी एनसीईआरटी रिवाइज कर ली। अब हम चलते हैं असर्शन रीजन पे कि वो क्वेश्चंस कैसे यहाँ पर बन सकते हैं। द सेल वॉल मोनेरा में काइटिन की बनी है? नहीं। फंगस की काइटिन की बनी होती है, मोनेरा की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। प्रोटिस्ट प्रोकैरियोट होते हैं? नहीं, प्रोकैरियोट सिर्फ एक किंगडम है, दैट इज मोनेरा। कितना इजीली हम आंसर पर पहुंच गए हैं। आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन करते हैं। एरिस्टोटल ने बहुत सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज किया और उन्होंने प्लांट को ट्री, शर्ब और हर्ब में डिवाइड किया। यस, एरिस्टोटल को फादर ऑफ जोलॉजी कहा जाता है और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर और फादर ऑफ टेक्सोनोमी लीनियस को कहा जाता है। कुछ कुछ नाम आपको पता होने चाहिए। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पर क्या ये इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। ड्यूटीरोमाइसेटिस, ड्यूटीरोमाइसेटिस को इम्परफेक्ट फंजाई कहा, क्यों कहा? क्योंकि उनमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज होता है। सही बात है। ड्यूटीरोमाइसेटिस एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं जिसको हम कोनिडिया कहते हैं। सही बात है। तो क्या ए होगा या बी होगा? देखो, रीजन तो ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे दे दिया कि इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि एसेक्सुअल फेज ही सिर्फ होता है, और इधर उन्होंने उस एसेक्सुअल फेज को एक्सप्लेन भी कर दिया। तो देखा जाए तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, इसके एसेक्सुअल फेज को एक्सप्लेन कर दिया कि उस एसेक्सुअल फेज में ये एसेक्सुअल स्पोर बना रहा है। तो ये असर्शन से रिलेटेड है, इसीलिए मैं आंसर यहाँ पर क्या कर दूंगी? ए और बी में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आए तो प्लीज याद रखना, ये बहुत पर्सपेक्टिव बेस्ड चीज होती है कि कैसे जिस एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया क्या सोच के बनाया और वो कैसे परसीव करेगा। पर अगर आपको थोड़ा बहुत भी 70% भी लग रहा है ना कि ये असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो मोर और लेस आंसर ए जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। हेल्प होगी आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। तो विटिकर सिस्टम जो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, उन्होंने सारे के सारे प्रोकैरियोट उठाए, ग्रुप किया और मोनेरा में डाल दिए। सही बात है। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे उठाए और प्रोटिस्टा में डाल दिया। बिल्कुल सही बात है। इनका जो क्लासिफिकेशन था दैट इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड न्यूक्लियस। ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि उन्होंने देखा जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है वो सब प्रोकैरियोट है, अलग किंगडम में डालो। सेल की कॉम्प्लेक्सिटी देखी कि यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, जो यूनिसेलुलर है तो अलग डालो, मल्टीसेलुलर है तो अलग डालो। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल और न्यूक्लियस से ही तो आप मोनेरा और प्रोटिस्टा को समझ भी सकते हो। तो अगेन आंसर क्या होगा? ए, कि हाँ उन्होंने ये क्राइटेरिया लिए इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, इसीलिए उन्होंने मोनेरा और प्रोटिस्टा को अलग अलग बनाया। तो आंसर हो जाएगा ए, ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। बैक्टीरिया जो है वो परफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। सही बात है बेटा, ट्रू फॉर्म गैमेट नहीं बनते, कोई एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। इनके अंदर ना टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो बैक्टीरिया को अपना जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना होता है एक बैक्टीरियल स्ट्रेन से दूसरे में, तो वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करती है। बात ठीक है। जो क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन है ना वो अलग चीज होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अलग चीज होती है। आपने नहीं पढ़ा एनसीईआरटी में, मुझे पता है, पर ये थोड़ा सा आपका दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 तरीके की होती है बेटा, जिसमें आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वो मेथड है जो आप ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में देखते हो। इसमें आता है ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन वो मेथड है जो आप हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट में देखते हो। और तीसरा आता है कंजुगेशन, जिसमें इनके पास एक एफ पिलाई सेक्स पिलाई होती है, वो कंजुगेशन ट्यूब बनाती है। तो ये 3 मेथड होते हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के। ट्रू कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं है, सॉर्ट ऑफ है, उसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये बता रहे हैं ना कि हाँ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
परफेक्ट वाली नहीं है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, तो उसको एक्सप्लेन भी करा, नहीं है एनसीईआरटी में पर पता होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स ट्राई करें, अब एकदम पता चल जाएगा एनसीईआरटी कितने अच्छे से आ रही है, कितने अच्छे से नहीं आ रही है। कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनको किंगडम मोनेरा में रखा गया था, और सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट को कहाँ रखा गया था? तो मोनेरा में सब कौन थे? प्रोकैरियोट। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, मोनेरा में सब कौन थे? प्रोकैरियोट। मैं पीके लिख देती हूँ यहाँ पे। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट को कहाँ रखा गया था? प्रोटिस्टा में। कहाँ रखा गया था? प्रोटिस्टा में। अगला क्वेश्चन देखो, द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी डैश, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डैश। एग्जैक्टली डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, पर अगर कभी आपने इनका बिहेवियर देख लिया, किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरीके से इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पर आपको प्रॉपर कॉम्प्लेक्सिटी मिलने वाली है। तो दे आर कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन बन सकता है। कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सारी डिसीजेस हैं जो कि कौन करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वाला पैराग्राफ एनसीईआरटी में रीड करोगे तो जो लास्ट में हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है उनमें बता रखे हैं चारों का नाम। कॉलेरा कौन करता है? विब्रियो कॉलरी। टाइफॉइड कौन करता है? सैल्मोनेला टाइफी। टेटनस कौन करता है? क्लोस्ट्राइडियम टेटनी। सिट्रस कैंकर कौन करता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री। ये सारे बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, कुछ हाइफी होते हैं, वो कंटिन्यूस ट्यूब होती है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, इन्हें हम एसेप्टेट या सीनोसिटिक कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इन हाइफे को हम क्या कहते हैं? सीनोसिटिक, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएट बनते हैं ना, तो इन्हें हम सीनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द सेल वॉल्स ऑफ फंगस किसकी बनी है? काइटिन। सेल वॉल ऑफ फंगस किसकी बनी है? काइटिन। अगला क्वेश्चन देखो, फंगस कहां पर ग्रो करेगा? जहां वार्म और मॉइस्चर उसको मिलेगा, जहां उसको वार्म एनवायरनमेंट और ह्यूमिड प्लेसेस मिलेंगी वहां पर ग्रो करेगा, है ना। तभी तो बाहर रखी ब्रेड पे ग्रो कर जाता है, तो वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट दोगे तो ग्रो करेगा। द बेसिडियोस्पोर्स आर डैश प्रोड्यूस्ड ऑन डैश। तो बेसिडियोस्पोर्स क्या है? सेक्सुअल स्पोर्स है, और ये सेक्सुअल स्पोर्स किस पर बनते हैं? बेसिडियम के ऊपर बनते हैं, एक्सोजीनस स्पोर है। तो बेसिडियोस्पोर क्या है जी? एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। बेसिडियोस्पोर क्या है? ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, और किसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं? फ्रूटिंग बॉडी पे, है ना, बेसिडियोकार्प पे। वैसे आप इसको बेसिडिया लिखोगे, बेसिडियम के ऊपर मिलते हैं आपको, सिंगुलर है तो मैं बेसिडियम लिख रही हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, लाइकन में जो एल्गल कंपोनेंट है उसको क्या कहते हैं? फंगल कंपोनेंट उसको क्या कहते हैं? अभी हमने क्वेश्चन में देखा था। तो फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कहा जाता है, माइकोबायोन्ट कहा जाता है, और जो एल्गी है उसको फाइकोबायोन्ट कहा जाता है, उसको फाइकोबायोन्ट कहा जाता है। ऐसी चीजें याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज किसकी डिस्कवरी हुई थी? जब ये डिसीज हुई थी वायरोइड की, वायरोइड ने करी थी ये बीमारी। किसने डिस्कवरी करी थी? टीओ डीनर ने। ईयर क्या था? 1971। और सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए। तो वायरोइड की डिस्कवरी यहाँ पे हुई थी, है ना। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? जो पॉजिटिव एजेंट है वो वायरोइड है, हमसे पूछ रहे हैं वो किसका बना है। तो पहले मैं यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट लिख दूं कि वो वायरोइड है, और वो किसका बना होता है? उसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक आरएनए है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, ओनली आरएनए, ओनली आरएनए, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, सिर्फ आरएनए आपको मिलेगा, ठीक है। अगला आपको यहाँ पर ABC इन टेबल में पहचानना है, ओके। तो एस्कोमाइसिटीज का एक मेंबर आपको बताना है जो कि अर्गोट डिसीज करता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए बेटा कि ये कौन कर रहा है? अर्गोट डिसीज, क्लेविसेप्स। कौन सा मेंबर एस्कोमाइसिटीज का करता है? मैं लिख देती हूँ, ए का आंसर आपके पास क्या होगा? क्लेविसेप्स। ये एस्कोमाइसिटीज में आता है और ये अर्गोट डिसीज करता है। कुछ कुछ डिसीजेस का नाम आपको पता होना चाहिए। बेसिडियोमाइसिटीज में पक्सीनिया क्या करता है? रस्ट, रस्ट, इसलिए उसको रस्ट फंगस कहते हैं, है ना। और यूस्टिलाइगो क्या करता है? स्मट, इसलिए उसको स्मट फंगस कहते हैं। ऑल्टरनेरिया जो कि ड्यूटेरोमाइसिटिस को बिलोंग करता है वो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइकोमाइसिटिस की वजह से हो रहा है, और जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो ऑल्टरनेरिया की वजह से होता है। तो यहाँ ये किसको बिलोंग करता है? ये ड्यूटेरोमाइसिटिस को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? ड्यूटेरोमाइसिटिस को बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यूग्लिनॉइड के बारे में कि उनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? पेलिकल। पेलिकल का काम क्या होता है? इनकी बॉडी को क्या बनाना? फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबल। अगला क्वेश्चन देखो, डैश आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोन, क्योंकि प्रोटोजोन जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, पहले हम इनको कहाँ पढ़ते थे? चाहे आप अमीबा ले लो, पैरामीशियम ले लो, पहले हम इनको एनिमल किंगडम में ही पढ़ते थे, लेकिन क्योंकि ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है तो उठा के प्रोटोजोआ में रख दिया। तो दे आर प्रिमिटिव, जो रिश्तेदार है वो किसके हैं? एनिमल्स के हैं, प्रोटोजोन, है ना। अगला क्वेश्चन देखो जरा, कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम? 13। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ फंगल क्लास, ठीक है, डैश आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर, और वो साथ में मिनरल साइक्लिंग में भी मदद करते हैं। तो 4 क्लासेस हैं,
मेजरली जो मिनरल साइक्लिंग में मदद करती है एनसीईआरटी लिखती है ड्यूटीरोमाइसिटिस। किसका काम होता है, कौन सी क्लास का काम होता है, ड्यूटीरोमाइसिटिस। अगर कॉप्रोफिलिस लिखा होता तो एस्कोमाइसिटिस हो जाता, मिनरल साइक्लिंग लिखा है इसलिए ड्यूटीरोमाइसिटिस। अगला क्वेश्चन देखो, लाइकन्स में डैश फूड प्रिपेयर करता है किसके लिए, फंगस के लिए। कौन प्रिपेयर करता है, एल्गी। एल्गी खाना प्रिपेयर करता है फंगस के लिए, फंजाई के लिए, और बदले में फंजाई शेल्टर भी देता है और क्या एब्जॉर्ब करके देता है, वाटर और मिनरल्स। बदले में वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देता है और एल्गी को कहता है बस तू मुझे खाना बना के दे दे, ऑर्गेनिक मटेरियल बना के दे दे, पानी और मिनरल्स मैं तुझे एब्जॉर्ब करके दूंगा। ठीक है, अगले पर चलते हैं, विच इज ट्रू और फॉल्स। मजा आने वाला है, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो यूकैरियोट को प्रोकैरियोट से अलग नहीं कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था ना, तभी तो बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है, उसको भी सेम में रख दिया, एल्गी को भी सेम में रख दिया। वो यूनिसेल्युलर को मल्टीसेल्युलर से अलग नहीं कर पा रहा था, ये बात भी ठीक है। यूनिसेल्युलर के अंदर कौन आता है, जो क्लेमाइडोमोनाज और स्पायरोगायरा के बारे में बता रखे कि आप उसको एल्गी में रख दे रहे हो, तो वो भी सेम बात हो जा रही थी। और फोटो मतलब फंगस और प्लांट को एक साथ रख रहे हो तो आप फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफ को भी एक साथ रख दे रहे थे। ये सब डीमेरिट्स है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, यस बिल्कुल। दूसरा देखो, क्लेमाइडोमोनाज आपके पास है और एक अमीबा आपके पास है ना, इनको हम प्रोटिस्टा में रखते हैं। अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था कि क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है, तो एल्गी से हटा के प्रोटिस्टा में रखा है ना। अमीबा पैरामीशियम सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है, एनिमल से उठा के प्रोटिस्टा में रखा, तो इन दोनों को हमने प्रोटिस्टा में रखा है अकॉर्डिंग टू विटेकर क्लासिफिकेशन, यस। लेकिन अर्लियर क्लासिफिकेशन में ये दोनों अलग अलग किंगडम को बिलोंग करते थे, जी हाँ। क्लेमाइडोमोनास को हमने प्लांट किंगडम में रखा हुआ था, है ना, और अमीबा को हमने एनिमल किंगडम में रखा हुआ था, वो तो बाद में हम इनको प्रोटिस्टा में लाए हैं, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम क्या हो जाएगा, ट्रू। लास्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ होते हैं। बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया तो आप अलग पढ़ते ही हो, बैक्टीरिया फोटोऑटोट्रॉफ भी होता है, कीमो हेट्रोट्रॉफ भी होता है, कीमो ऑटोट्रॉफ भी होता है और कंप्लीट हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं। और सबसे ज्यादा जो वास्ट वैरायटी मिलती है ना वो हेट्रोट्रॉफ की मिलती है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, सारे स्टेटमेंट ठीक है। अगला हम करने वाले डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, तो वो भी हम रिवाइज करेंगे। ये ABCD क्या दे रखे हैं आपको, ये जो शेप के बेसिस पर 4 तरीके के बैक्टीरिया है वो दे रखे हैं आपको। तो ये जो आपको स्फेरिकल मिलते हैं ये कौन होते हैं, कोकस, जैसे स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऐसे रोड शेप्ड है, इसको बोलते हैं बैसिलस, इस बैक्टीरिया को बोलते हैं बैसिलस। ये जो आपको ऐसे ऐसे स्पाइरल जैसा दिख रहा है ये आपके पास क्या है, स्पाइरलम, स्पाइरलम। और ये जो आपको ऐसा कोमा शेप दिख रहा है ये आपके पास क्या है, विब्रियो, विब्रियो को बोलते हैं कोमा शेप। तो ये चारों तरीके के बैक्टीरिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आपको ये स्ट्रक्चर पहचानना है और ए और बी भी पहचानना है। तो ये फिगर किसका है, ये साइनोबैक्टीरिया का है। साइनोबैक्टीरिया के 2 एग्जांपल है, नोस्टोक और एनाबीना। ये साइनोबैक्टीरिया है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो यूनिसेल्युलर होता है पर फिलामेंटस होता है। ये यूनिसेल्युलर है पर क्योंकि सारे सेल एक साथ रह रहे हैं तो धागा बना रहे, फिलामेंटस है, कॉलोनी में एक साथ रहते हैं। आधे सेल्स तो ग्रीन कलर के जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ सेल्स बीच में अलग दिखते हैं जो ब्लू कलर के होते हैं, उनको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। और पूरी इस कॉलोनी के ऊपर एक कवरिंग है, म्यूसिलेजिनियस शीथ है, जो कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो जो ये हेट्रोसिस्ट है ये किस में मदद कर रहा है, क्योंकि मुझे फंक्शन भी पूछा गया, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेगा। साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, एक नोस्टोक है और एक एनाबीना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पूरी कवरिंग है इसे हम क्या कहते हैं, म्यूसिलेजिनियस शीथ। ये जो पूरी कवरिंग है इसको हम क्या कहते हैं, म्यूसिलेजिनियस शीथ। म्यूसिलेजिनियस शीथ का काम क्या होता है, पानी से प्रोटेक्शन। क्या काम होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, ये बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन दिखा रखी है बेटा, ये एक डिवाइडिंग बैक्टीरिया है आपके पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया की आपको सेल वॉल दिखा रखी है, सबसे बाहर तो सेल वॉल होगी, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और ये उसका जेनेटिक मटेरियल होगा। तो ये तो सीधी सी बात है, किसी भी अगर आप बैक्टीरिया को देखोगे तो जो सबसे बाहर होगी वो तो उसकी सेल वॉल होगी जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। वैसे तो उसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, 3 लेयर की कवरिंग है, पर कोई बात नहीं, हमें 2 दिखा रखी है। तो अंदर वाली क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर कौन होती है, सेल वॉल। और ये जो सबसे अंदर आपको दिख रहा है ये है जेनेटिक मटेरियल। इनका जेनेटिक मटेरियल या डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। हमारा कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर, इनका कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, और कोई उस पे कवरिंग न्यूक्लियस की नहीं है। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म आपको दिखा रखा है, ये यूग्लिना आपको दिखा रखा है। एनसीईआरटी पहचाननी आनी चाहिए। ये उसका लार्ज वाला फ्लैजिला है, वैसे ही एक छोटा सा फ्लैजिला भी निकला होता है। ये ऑटोट्रॉफ भी है, ये हेट्रोट्रॉफ भी है, ये आपको मेजरली फ्रेश वाटर के स्टैग्नेंट वाटर में मिल रहा है। ये सारी चीजें हमने रिवाइज करी थी, ये यूग्लिना है। और ये आपके पास क्या है, मशरूम।
आप लोग खाते भी हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये है मशरूम जिसका साइंटिफिक नेम होता है अगैरिकस, और ये कौन सी क्लास को बिलोंग कर रही है, बेसिडियोमाइसिटीज। ये कौन सी फाइलम को बिलोंग कर रही है, सॉरी कौन सी किंगडम को बिलोंग कर रही है, तो ये फंगस किंगडम को बिलोंग कर रही है। फंगस और मशरूम दोनों तरीके की होती है, एडिबल भी होती है, पॉइजनस भी होती है। यहाँ पर आपको ये मशरूम दिखाई गई है। और एग्जाम्पल बेसिडियोमाइसिटिस में कौन आता है, स्मट फंजाई और रस्ट फंजाई, वो पूरा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और आपने ये अपना चैप्टर एकदम बहुत बढ़िया तरीके से पूरा कर लिया कंप्लीट। ऐसा अब कुछ हो नहीं सकता जो इस चैप्टर में एनसीईआरटी से और नया क्वेश्चन बन जाए। डायग्राम क्या, मैच क्या, असर्शन रीजन क्या, हर एक चीज, हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब होपफुली आप सबने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। तो आई एम वेटिंग टू रीड कि आपका स्कोर कितना था। कल नया चैप्टर करेंगे तो नए का स्कोर टैली करेंगे, पर आई होप मुझे मैक्सिमम स्कोर वाले बच्चे यहाँ पर मिले। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए दोबारा से रिवाइज करने के लिए तो आप जा सकते हैं t.me/anandmani001 टेलीग्राम चैनल पे, t.me/anandmani001। आपको ये पूरा एनोटेटेड पीडीएफ भी मिल जाएगा, दूसरा पीडीएफ भी मिल जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो बेटा, अब 2 महीने रह गए, टाइम बहुत क्रूशियल है, साथ में प्रैक्टिस करते रहो। एंड अगेन अगर आप हमारे साथ आकर, आप नए स्टूडेंट हैं, आप 11th में, आप 12th में, आप ड्रॉपर हैं, आप अगले साल के लिए ट्राई करें, चाहे 2026 के लिए करें या 2027 के लिए करें, आप हमारे साथ आकर भी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर वेटिंग हियर फॉर यू। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। मैं आपसे मिलूंगी अगले एनसीईआरटी रिकॉल के साथ। मुझे अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। थैंक यू सो मच।